आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्ट दूसरा। कल हम लोग वहाँ ऊपर तक पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक है एब्रोगेशंस ऑफ आर्टिकल्स। एब्रोगेशंस ऑफ आर्टिकल्स 370 मतलब एब्रोगेशन मतलब हटाना, प्रोविजंस निराकर करना, मतलब जो 370 आर्टिकल्स का था उसको जो 2019 में हटा दिया गया था उसी के बारे में है कि एब्रोगेशंस प्रोविजंस हटाना या निराकरण करना किसका, आर्टिकल 370 का। वाई न्यूज में क्यों था? द कॉन्स्टिट्यूशंस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट 2019 डिसीजंस टू द रिपील स्पेशल स्टेटस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशंस बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने क्या किया, वैलिडिटी दे दिया यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके डिसीजन का, जो कि 2019 में डिसीजन लिए थे प्रोविजन करके 370 आर्टिकल को हटाकर, तो उसी को कहते कि रिपेल द स्पेशल स्टेटस, जिसमें किया गया था कि जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको रिपेल कर दिया गया था। किसके जो अंडर आर्टिकल्स आता था 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड करके कि जो डिसीजन लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से वह वैलिड है। मोर ऑन द न्यूज, और क्या मोर था न्यूज में? ऑन द अगस्त 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया प्रोमुलगेटेड एन ऑर्डर। 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं अपने, वो प्रोमुलेट करते हैं एक ऑर्डर को, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर 2019। क्या था? अप्लीकेशन टू द जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर 2019 का था उसमें क्या था? अप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड अप्लीकेशंस which stated that provisions of the Indian constitutions are applicable in the states। तो उससे स्टार्ट क्या हुआ कि जो भी प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वह अप्लीकेटेड होंगे कैसे, एक स्टेट की तरह, आर अप्लीकेबल इन द स्टेट्स। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस है वो स्टार्टेड हो गए एज ए स्टेट आर अप्लीकेबल इन द स्टेट्स, which effectively means that all the provisions that form the basis of the separate constitutions for Jammu and Kashmir were abrogated। इसका इफेक्टिवली मीन ये होता है कि जो भी प्रोविजंस थे, जो भी स्पेशल स्टेट्स के लिए प्रोविजंस बनाए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो सब एब्रोगेट हो गए, सब प्रोहिबिटेड हो गए, निराकरण सबका कर दिया गया। कैंसिल कर दिया गया, सबसे तो प्रोविजंस में प्रोहिबिटेड हो गया, कैंसिल सबका कर दिया गया। पार्लियामेंट ऑल्सो इनेक्टेड द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019। जो पार्लियामेंट है उसने एक और इनेक्ट किया क्या, जम्मू एंड कश्मीर का रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 व्हिच बिफ्रिकेटेड द स्टेट्स इनटू द 2 यूनियन टेरिटरीज। जिसमें क्या किया गया कि स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। The petitioner had challenged the constitutionality of these actions of the union। जो petitioner थे, जिन्होंने एक petition डाला, उन्होंने चैलेंज किया ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया था उस पर, ऑफ दिज एक्शंस ऑफ द यूनियन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया था उसके लिए petitioner ने चैलेंज किया अगेन, which the recent judgments was given by the supreme courts। जो रिसेंट अगेंस्ट में, उसके भी अगेंस्ट में जो रिसेंटली जजमेंट दिए गए थे, जो भी रिसेंटली जजमेंट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आते हैं आर्टिकल 370 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब आर्टिकल 370 के बारे में जो क्या है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन ऑन अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह द लास्ट रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर साइंड IOE इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एक्सेशंस through which he agreed to accede his states to dominion of states। जब अंग्रेज ने डिवाइडन कर दिया इंडिया और एक मिनट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि 1947 में क्या होता कि पार्टीशन हो गया था इंडिया का, इधर पाकिस्तान आ गया था, इधर इंडिया आ गया था।
इसको हटने दो। जैसे कि मान लो ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, और इधर जो है पाकिस्तान आ जाता है, इधर यहाँ तक पूरा मिल गया, फिर यहाँ से हल्का सा पास करता है इधर अफगानिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान है भाई इसी को एनेक्स्ड कर लिया है। तो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता था इंडिया से 1947 में, तो पाकिस्तान वाला आर्मी क्या करता है कि वह कश्मीर पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ये अपने जो महाराजा हरी सिंह थे वो बोलते हैं कि इंडिया से ओर से कि मुझे हेल्प चाहिए। इंडिया वाले बोलते हैं कि आप इंडिया का पार्ट्स बन जाए, मैं हेल्प कर दूंगा। तो वहीं पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन साइन होता है, जिसमें जहाँ तक वो अटैक कर लेता है वहाँ तक वो ऑक्यूपाइड कर लेता है, जिसके कारण ऑक्यूपाइड POK कहलाता है, ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वही बोलते 1947 में महाराजा हरी सिंह है जो लास्ट रूलर थे किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन थ्रू विच ही एग्रीड टू एक्सीड हिज स्टेट्स टू डोमिनियन ऑफ इंडिया, जिसमें वो एग्रीड करते हैं कि जो मेरा स्टेट्स है वो डोमिनियन ऑफ इंडिया का हो, डोमिनियन हो जाए किसका, इंडिया का। टेम्पोररी प्रोविजंस फॉर US जम्मू एंड कश्मीर, टेम्पोररी प्रोविजंस क्या थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया था, फोर्स पूरे ऑल इंडिया में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशंस अपना इंडिया में। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 370 वाज प्लेस्ड इन पार्ट्स 21 टाइटल्स टेम्पोररी एंड ट्रांजिशंस प्रोविजंस। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट्स 21 में है आर्टिकल्स 370, उसमें उसके टाइटल क्या थे, तो टेम्पोररी एंड ट्रांजिशंस प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस थे टेम्पोररी और ट्रांजिशंस उसके लिए ये रखा गया था। आर्टिकल 370 क्या कहता है, तो एक्सेप्ट फॉर द except for defense, foreign affairs, finance and communications, parliament needed the states governments concurrence for the applying all orders law। मतलब एक्सेप्ट किसको, कौन कौन, तो डिफेंस को लेकर, फॉरेन अफेयर्स को लेकर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस को लेकर पार्लियामेंट का नीड रहेगा क्या, कि जो भी स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं कंकर्ड करेंगे फॉर अप्लाइंग ऑल ऑर्डर्स लॉ, जो भी स्टेट का गवर्नमेंट है वो कंकर्ड करेगा क्या, अप्लाइंग सभी प्रकार के लॉ उसमें अप्लाई होगा, वर्ड्स डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस को छोड़कर, पार्लियामेंट्री नीड को छोड़कर। फर्दर इट स्टार्टेड दैट्स एक्सेप्ट्स आर्टिकल 1, फर्दर इट स्टार्टेड इट स्टेटेड दैट कि एक्सेप्ट आर्टिकल 1, जो आर्टिकल 1 है उसको एक्सेप्ट कर क्या, तो वो डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन स्टेट्स, विच डिक्लेयर्स करता है क्या, कि इंडिया है जो एक यूनियन स्टेट्स है। एंड आर्टिकल 370 इटसेल्फ नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस वुड अप्लाई टू द जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 70 है जो अपने आप में है, इटसेल्फ अपने आप में क्या है, तो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वुड भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स, नो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स अप्लाई होंगे किसमें, तो जम्मू एंड कश्मीर में। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया कुड मेक एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस टू अप्लाई टू दिस स्टेट्स। सिर्फ प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया ही हैं जो कोई भी प्रोविजंस बना सकते हैं किसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो अप्लाई हो सके इस स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में। विच मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस, जो कि होगा विथ किसके साथ में होगा, टेक मॉडिफिकेशंस के साथ में होगा और कुछ एक्सेप्शंस के साथ में होगा। बट रिक्वायर्ड दैट द सच एप्लीकेशंस कैन बी डन ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूशंस विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स। वो सिर्फ रिक्वायर्ड होंगे और सच एप्लीकेशन कैन बी डन सिर्फ कहाँ पे होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशंस विद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के गवर्नमेंट है उनके साथ में। आर्टिकल 370 itself could not be amendments or replaced।
आर्टिकल जो 370 है वो अपने आप में नहीं अमेंडमेंट किया जा सकता है और नहीं उसको रिप्लेस कर सकता है, अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कंसर्न्स टू इट। जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसका, तो जम्मू एंड कश्मीर का, उस पर कंसल्ट नहीं करेंगे तब तक। आर्टिकल 350A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 351 है, ए है, इट स्टेम्ड आउट ऑफ द आर्टिकल 370। जो आर्टिकल अपना 35A है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो क्या करता है, स्टीम करता है आउट ऑफ आर्टिकल 370 एंड गिव पावर्स टू द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। और जम्मू एंड कश्मीर के जो असेंबली है उसको पावर देता है कि डिफाइन पार्लियामेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स, कि हाँ पार्लियामेंट का रेसिडेंस होना चाहिए स्टेट का, और डियर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज, और उसका स्पेशल राइट होगा और प्रिविलेज होगा। जजमेंट एंड इट्स रेशनल जजमेंट है और उसका रेशनल क्या हुआ उसके बारे में। नो इंटरनेट सोवरेनिटी, no internal sovereignty. The Supreme Court held that Jammu and Kashmir did not retain any elements of the sovereignty after its accessions to the India in 1947. No internal sovereignty. सुप्रीम कोर्ट मतलब बोला क्या कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जम्मू कश्मीर डिड नॉट, मतलब रिटेन नहीं कर सकते एनी एलिमेंट्स ऑफ द सोवरेनिटी आफ्टर, जब से इनका एक्सेशन हो गया है इंडिया में, कब, तो 1947 में। Court relies on the Yuvraj Karan Singh's successors of the Maharaj Hari Singh's proclamations, which stated that the provisions of the Indian Constitution would govern the relationship between Jammu and Kashmir and India. कोर्ट रेलिड मतलब कोर्ट रेलिड करता है कब, जब किसका, मतलब कोर्ट रेलाइड डेट, मतलब कोर्ट रेलाइड करता है युवराज करण सिंह, जो कि महाराजा हरि सिंह के सक्सेसर थे, उनके प्रोक्लेमेशन पर क्या कि स्टेट जो है वह जो स्टेट जो स्टेटेड के प्रोक्लेमेशन स्टेटेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। जो प्रोविजंस है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ गवर्न करेगा किसके रिलेशनशिप का, किसके किसके बीच में, तो जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के बीच में। अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 1 एंड 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके अलावा जो भी आर्टिकल 1 और 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसके अलावा द कोर्ट साइट sections 3 of the Jammu and Kashmir, which stated that Jammu and Kashmir is and shall be an internal parts of the union of the states। मतलब सेक्शन 3 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का क्या गया कि which stated, वो स्टेटेड किया क्या कि जम्मू एंड कश्मीर है और शैल भी, मतलब हो है और होना चाहिए कि इसका इंटरनल पार्ट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स का। नेचर ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 का नेचर क्या था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 370 इज अ ट्रांजिशनल प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट बोले कि जो आर्टिकल 370 है वो क्या है, एक टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस है। कोर्ट्स रिप्लाइड ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंक्लूजन्स ऑफ द आर्टिकल 370 एंड प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्ट्स 21 of the constitutions to conclude that it is a temporary provisions। कोर्ट्स रिलाइड क्या कि ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर फॉर द इंक्लूजन्स ऑफ द आर्टिकल 70, कोर्ट रिलाइड किया क्या कि मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किसके लिए, तो इंक्लूजन्स ऑफ द आर्टिकल 370 और प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकल 370 इन द पार्ट्स 21 में क्या कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंक्लूड दैट इट इज अ टेम्पोररी प्रोविजंस। कंक्लूडेड में कंक्लूड किया गया क्या कि यह एक टेम्पोररी प्रोविजंस है। कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक मिनट,
हाँ, courts held that the resolutions of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir could not limit the power of the presidents to abrogate आर्टिकल 370। मतलब कोर्ट हेल्ड, मतलब कोर्ट ने बोला क्या डिजोल्यूशंस किसके, डिजोल्यूशंस होता तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है कोर्ट हेल्ड किया गया डिजोल्यूशंस जो भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर का कुड नॉट लिमिट द, मतलब वह लिमिट नहीं कर सकते किसके पावर, तो कुड नॉट लिमिट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, मतलब वो लिमिट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट्स का पावर, प्रेसिडेंट्स ऑफ पावर टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 आर्टिकल को हटाने के लेकर, प्रोविजन को हटा रोकने को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन क्या होगा उसके बारे में। द सुप्रीम कोर्ट अफेल्ड द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस ऑफ अगस्त 2019। सुप्रीम कोर्ट अफेल्ड किया क्या क्या प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस है 2000 अगस्त में जो हुआ था 2019 में उसका। द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर ऑफ 2019 अमेंडमेंट आर्टिकल 367 एंड डिक्लेयर दैट द एक्सप्रेशंस, मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है 2019 अमेंडमेंट आर्टिकल 367 का एंड डिक्लेयर दैट एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशंस डिक्लेयर करते हैं क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द स्टेट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है स्टेट्स का इन आर्टिकल 373, जो 370 आर्टिकल के 3 थे, शैल बी रीड टू मीन, उसको पढ़ा जाएगा कैसे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, अब उसको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के द्वारा के रूप में शैल बी रीड टू मीन, किसके मीन में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में। सेंट्रल issue was whether their actions could be taken by the union assuming power of the states when it is under the presidential rule। सेंट्रल इशू की इशू वाज वेदर, सेंट्रल के इशू किया क्या कि डीज एक्शंस कुड बी, ये एक्शन सिर्फ लिया जा सकता है कब, कुड बी टेकन बाई सिर्फ यूनियन एज्यूमिंग पावर के द्वारा, पावर ऑफ द स्टेट्स, जो भी स्टेट्स का पावर होंगे यूनियन के द्वारा एज्यूम किया जाएगा। व्हेन इट इज़ अंडर द प्रेसिडेंशियल रूल, जब भी यह प्रेसिडेंशियल रूल होगा, उसमें जब भी प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर में जम्मू एंड कश्मीर रहेगा उस समय सेंट्रल के इशू द्वारा कुड टेक एनी यूनियन एज्यूमेशन पावर ऑफ द स्टेट, को जो भी एज्यूमिंग पावर रहेगा स्टेट्स का वह यूनियन के द्वारा टेक किया जाएगा। कोर्ट हेल्ड द कंसुलेशंस ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट वाज नॉट essential under 373 as the president had unilateral power to declare that the 370 ceased to exist। कोर्ट हेल्ड, मतलब कोर्ट ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट इसेंशियल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट्स का वह नहीं है इसेंशियल किसके अंडर में, तो 370 अंडर आर्टिकल 373 के अंडर में। एज क्या, तो प्रेसिडेंट है द यूनिलेटरी, प्रेसिडेंट के पास यूनिलेटरी पावर है को डिक्लेयर करे आर्टिकल 370 को सीज करे, सीज से एग्जिट्स, मतलब सीजेस टू एग्जिट्स, जो भी सीज किया करके वो एग्जिट करें। पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स ड्यूरिंग द स्टेट्स इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स का पावर क्या है जब स्टेट इमरजेंसी होता है तब। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशंस ऑफ द स्टेट इमरजेंसी एंड सब्सिक्वेंट एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड हैव रीजनेबल नेक्सस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया क्या, डिक्लेरेशंस ऑफ द स्टेट इमरजेंसी एंड सब्सिक्वेंट एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड हैव रीजनेबल नेक्सस, जो भी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगा और सब्सिक्वेंट एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स का वो शुड हैव, वो हो सकता है रीजनेबल नेक्सस में, मतलब उसको रीजनेबल नेक्सस से जो भी एक रीजनेबल नेक्सस होंगे उसमें क्या हो सकता है, डिक्लेयर दे सकते हैं हम लोग स्टेट इमरजेंसी को, या सब्सिक्वेंट एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का होगा। रिलाइंग ऑन द जजमेंट्स इन अ, भरोसा दिया गया था किसके जजमेंट में, तो एसआर बोमाई केस। इट्स ऑल्सो हेल्ड दैट द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी बियर ओपन इन जुडिशियल स्क्रूटनी, मतलब
एक जजमेंट पर, मतलब जो जजमेंट हुआ था एसआर बोमाई केस में, उसमें भरोसा दिया गया था क्या कि इट्स हेल्ड दैट, यह कि एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी, जो भी स्टेट इमरजेंसी के दौरान एक्शंस लिया जाएगा वह ओपन जुडिशरी स्क्रूटनी होगा, जो उसको जुडिशरी के लिए ओपन किया जा सकता है। इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब लेजिस्लेटिव इलेक्शन से क्या है, द कोर्ट डायरेक्ट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया to conduct elections to the Legislative Assembly of the Jammu and Kashmir by 30 September 2024। अपने सुप्रीम कोर्ट है कि डायरेक्शन दिया था किसको, इलेक्शन कमीशन को, कि वह कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्शन की लेजिस्लेटिव असेंबली का जम्मू एंड कश्मीर में कि बाई 30 सितंबर 2024 के, जो 2024 है उसके 30 सितंबर तक उसको स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन करवाया जाए। किसने आदेश दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था। कोर्ट स्टार्टेड दैट रिस्टोरेशंस ऑफ द स्टेटहुड शुड टेक प्लेस एट द अर्लियर, मतलब कोर्ट स्टार्ट कर चुका है ये मतलब फिर से रिस्टोर करने के लिए स्टेटहुड का, और शुड टेक प्लेस, यह इसको बहुत पहले ही स्टेट रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था स्टेटहुड को, और अर्लियर, जब भी पहले मौका मिले उसको होना चाहिए था स्टेटहुड को, जितना जल्दी हो सके उतना। ट्रूथ ऑफ द, मतलब जैसे जम्मू एंड कश्मीर को एक टेरिटोरियल डाल दिया गया है ना, मतलब एक यूनियन टेरिटोरी में डाल दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, और लद्दाख के 2 डिवीजन में, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि कोर्ट स्टार्टेड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेटहुड शुड टेक प्लेस एट द अर्लीस्ट, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाना चाहिए, उनको स्टेट का दर्जा मिल जाना चाहिए, यूनियन टेरिटोरी से हटाकर उसको स्टेट में रिस्टोर करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशंस कमीशंस, अब ट्रूथ क्या है और रिकॉन्सिलेशंस कमीशंस का, ट्रूथ एंड द कोर्ट्स रिकमेंडेड दैट द सेंटर सेटअप अ ट्रूथ एंड reconciliations commissions just like South Africa did it on the post apartheid area, मतलब कोर्ट रिकमेंडेड किए हैं सेंटर को कि वह सेटअप करे एक ट्रूथ रिकमेंडेशंस कमीशन का, किसके तहत, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया था इट्स पोस्ट अपार्थाइड इरा में जो साउथ अफ्रीका क्या था, ऐसा ही कोर्ट ने रिकमेंडेड दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो सेटअप करे ट्रूथ और रिकॉन्सिलेशंस कमीशन। द कमीशन वुड इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, मतलब ये जो कमीशन होगा ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशंस कमीशन, वो क्या करेगा, ये कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा और रिपोर्ट करेगा वायलेशन कहाँ पे हुआ है, किसका, तो ह्यूमन राइट्स का, बाय द स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स, जो भी स्टेट्स के द्वारा या स्टेट्स जो स्टेट में नहीं है उन एक्टर्स के द्वारा, उन जो नॉन स्टेट्स एक्टर हैं, मतलब हैंडल करने वाले जो लोग हैं स्टेट के द्वारा जो वायलेशन होगा ह्यूमन राइट्स का, और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट डालेगा किस पर, जो कमीशन बनाया जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और रिपोर्ट्स करेगा किस पर, तो वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स का, किसके द्वारा, तो स्टेट के द्वारा या नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में रिकमेंडेड मेजर्स फॉर रिकॉन्सिलेशंस, जिसके द्वारा, और रिकमेंडेड मेजर करेगा फॉर द रिकॉन्सिलेशन का। इम्पैक्ट्स ऑफ एब्रोगेशंस ऑफ द आर्टिकल 370 के प्रोविजंस करने पर, प्रोहिबिशंस करने पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट हुआ, द एक्सटेंशंस ऑफ द राइट्स, जितने भी राइट्स थे वहाँ का उसका एक्सटेंशन हुआ। ऑल द राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द सेंटर्स लॉ आर नाउ अवेलेबल टू द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जितने भी राइट्स थे इंश्राइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का अपना, और बेनिफिट्स थे जितने भी सेंट्रल लॉ का, वो सब अब किसको अवेलेबल हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए। नो सेपरेट सिंबल और लॉ, मतलब कोई नया सिंबल नहीं रहेगा, और ना ही कोई नया, मतलब कोई एक सेपरेट सिंबल नहीं रहेगा, और कोई एक सेपरेट उनके लिए अलग लॉ नहीं रहेगा, सब अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया के लिए है वो सब भी लॉ सब इन पर अवेलेबल हो जाएगा।
जम्मू एंड कश्मीर नो लॉन्गर हैज इट्स ऑन फ्लैग, जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना नहीं रह गया कोई भी फ्लैग, न कहीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ऑन पेनल कोड, नहीं उसका अपना कोई अब पेनल कोड रह गया। कॉल्ड रणबीर पेनल कोड, जो उनका अपना पेनल कोड था जो 2019 से पहले जो आर्टिकल एब्रोगेशन से हुआ था, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, उससे पहले इनका अपना एक पेनल कोड था जिनका नाम क्या था, रणबीर पेनल कोड। इनका अपना एक फ्लैग भी था और इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। उन्हीं को बोल दिया गया कि अब कोई भी सेपरेट सिस्टम और लॉ नहीं रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट, जो भी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स थे इनका उनका भी अब खत्म कर दिया गया। एब्रोगेशंस इनेबल्स द सेंटर टू नोटिफाई न्यू लैंड लॉ फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, एंडिंग द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द परमानेंट रेसिडेंस ओवर द लैंड। एब्रोगेशंस ऑफ द इनेबल मतलब एब्रोगेशन के गया, इनेबल सेंटर नोटिफाई करेंगे एक नया लॉ, लैंड लॉ किसके लिए, तो जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्सक्लूसिव राइट्स, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो भी एक्सक्लूसिव राइट था उन परमानेंट रेसिडेंस का ओवर द लैंड, वो अब क्या हो चुका है, अंड हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर इंडियन एक्सक्लूसिव राइट्स। अब सोशल जस्टिस में क्या हुआ होगा इम्पैक्ट, तो प्रोविजंस गिवन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो नाउ अवेलेबल टू द कम्युनिटी इन द जम्मू एंड कश्मीर। जो भी प्रोविजंस दिए गए थे जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अपने कंट्री में, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के कम्युनिटी जम्मू एंड कश्मीर के कम्युनिटी के लिए। लोकल गवर्नमेंट constitutional status to the local government through applications of the 73rd and the 74th amendment of the constitution to जम्मू एंड कश्मीर। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैं अपने इंडिया के लोकल गवर्नमेंट के लिए, वो भी अप्लीकेबल होंगे किसके, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस टू जम्मू एंड कश्मीर में। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, ये सब। राइट ऑफ द वोमेंस मैरिड टू नॉन लोकल्स, अब राइट्स होंगे किसका, लोगों को मैरिड करने के लिए जो भी नॉन लोकल्स लोग हैं उनसे। तो एब्रोगेशंस अलाउ द इशू ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स टू द हस्बैंड्स ऑफ लोकल वोमेन मैरिड टू द नॉन लोकल्स। अब वो सब भी हटा दिया गया, एब्रोगेशंस कर दिया गया। अलाउ द इशू टू ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते थे जो हस्बैंड्स का ऑफ द लोकल्स वोमेन मैरिड टू और नॉन लोकल, जितने भी नॉन लोकल्स हैं उनसे भी आप जो मैरिड कर सकते हैं। जो भी डोमिसाइल इशू थे, जो भी इशू ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको अब क्या कर दिया गया है, एब्रोगेशंस कर दिया गया है। कंक्लूजन्स, इसके कंक्लूजन क्या निकलते हैं, तो बीट द जुडिशियरी अपहोल्डिंग द एब्रोगेशंस ऑफ द आर्टिकल 370, it is the impacts to the fosters economic development in Jammu and Kashmir and ensure early elections for realizations of the democratic aspirations of people। जो बिट जुडिशरी कंक्लूजन क्या निकाला गया, तो जुडिशरी के साथ में जो एब्रोगेशन किया गया आर्टिकल 370 का, इसका इम्पैक्ट फोस्टर पड़ेगा, किस फोस्टर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, किसमें, तो जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोस्टर से तेज़ी से बढ़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में। और इंश्योर अर्ली इलेक्शंस फॉर रियलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, और इंश्योर किया जाए कि जल्दी इलेक्शन किया जाए कि रियलाइजेशन हो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस का, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनके लिए। एक्सपल्सन्स ऑफ द लॉ मेकर्स का एक्सपल्सन्स, वहाँ ही न्यूज में क्यों रहा था, तो रिसेंटली लोकसभा इन इंडिया हैज expelled one of the members accused of accepting gifts and illegal gratifications। न्यूज में क्यों था एक्सपल्सन ऑफ द लॉ मेकर्स, क्योंकि रिसेंटली लोकसभा इन इंडिया के जो लोकसभा है रिसेंटली क्या एक्सपेल्ड किए हैं एक मेंबर को जो एक्यूज हैं किसके लिए, तो एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशंस। क्यों, क्योंकि एक मेंबर हैं वो जो एक्सेप्ट किए हैं गिफ्ट्स को और इलीगल ग्रेटिफिकेशन के लिए, इसलिए लोकसभा ऑफ इंडिया ने एक मेंबर को एक्सपेल्ड किया है।
द US House of Representatives has also expelled one of its member over criminal corruption charge। इसी के साथ सिमिलरली इसी के जैसा US हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है, यूएस का, उन्होंने भी अपने एक मेंबर को एक्सपेल्ड किए हैं ओवर क्रिमिनल करप्शन चार्ज, उन पर क्या था, क्रिमिनल करप्शन का चार्ज बना हुआ था। मोर ऑन द न्यूज, एक्सपल्सन्स इन द लोकसभा, एक्सपल्सन्स इन द लोकसभा क्या, तो लोकसभा हेड कंस्टिट्यूट्स एन एथिक्स कमेटी, लोकसभा क्या, लोकसभा में कंस्टिट्यूट किया गया था एन एथिक्स कमेटी का, टू प्रोब इनटू द मैटर्स ऑफ द करप्शंस एंड द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, कि प्रूव करने के लिए क्या कि मैटर है, किस कौन से मैटर को लेकर, द करप्शन और ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, जो भी जो कंसेप्ट कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस को लेकर या ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज को और मैटर ऑफ द करप्शन को लेकर एक लोकसभा क्या किया था, तो कंस्टिट्यूट एक एथिक्स कमेटी का कंस्टिट्यूट मतलब गठन किया था, उसको मैटर को जांच के लिए देखने के लिए। एथिक्स कमेटी रिपोर्ट्स, एथिक्स कमेटी क्या रिपोर्ट्स किया, अब तो लोकसभा फाउंड द मेंबर गिल्टी, लोकसभा को एथिक्स कमेटी रिपोर्ट्स ऑफ लोकसभा फाउंड क्या कि उन्होंने क्या पाया कि जो मेंबर हैं वो गिल्टी हैं, किसका, ऑफ अनएथिकल कंडक्ट्स, जो भी एथिकल कंडक्ट होते हैं उसको गलत यूज किए हैं, इसलिए उनको बोला गया क्या, मेंबर गिल्टी ऑफ द अनएथिकल कंडक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, मतलब अनएथिकल कंडक्ट किए हैं, गिफ्ट लिए हैं या इलीगल ग्रेटिफिकेशंस लिए हैं, और जो हाउस का कंटेम्प्ट, जो हाउस का मर्यादा है उसको नहीं मानने हैं, इसलिए उसको बोला जाता है द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। द हाउस एक्सेप्टेड द काउंसिल्स ऑफ द कमिटी, जो हाउस है वो एक्सेप्ट किए काउंसिल ऑफ द कमिटी एंड लेटर पासेस अ मोशन, फिर बाद में मोशन पास किए क्या कि सपोर्ट्स हर एक्सपल्सन्स एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब सपोर्ट किया कि इसको एक्सपल्सन्स किया जाए, किसके, तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से। एक्सपल्सन्स इन द यूएस में क्या है एक्सपल्सन, एन एथिक कमिटी रिपोर्ट इन द यूएस, एक एथिक कमिटी भी यूएस में रिपोर्ट दिया क्या, फाउंड अस यूएस लॉ मेकर्स गिल्टी, जो यूएस के लॉ मेकर्स है वो गिल्टी ऑफ करप्शन में पाए गए उसको गिल्टी, एंड मिसपेंडिंग कैंपेन्स मनी, और जो भी कैंपेन मनी था उसको मिसपेंडिंग करने के लिए, जो भी कैंपेन का मनी था उसको मिसपेंडिंग करने के लिए, आफ्टर which the house expelled him by the adoptions motions, जिसके बाद क्या हाउस क्या है वहाँ के जो कम्युनिटी जो यूएस के हाउस हैं उसको क्या उन्होंने एक्सपेल्ड कर दिया, एक मोशन के एडॉप्ट के पार, एक मोशन को लाए और उसके बाद से उन मेंबर की कमेटी को एक्सपेल्ड कर दिया। टू नो मोर द एथिक्स कमेटी लोकसभा हुई एक्सपल्सन्स ऑफ द लॉ मेकर्स इन इंडिया में लॉ मेकर को एक्सपल्सन करने पर कैसे होता है, तो एक्सपल्सन्स ऑफ द एमपी इन इंडिया कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल रूल ऑफ द हाउस बेसिस, जो एक्सपल्सन्स है अपना एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इंडिया में, वो कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल से हो सकता है, कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा हो सकता है, एज वेल एज लीगल, और लीगल के द्वारा भी हो सकता है, जो रूल ऑफ द हाउस लीगल बेसिस पे होता है, लीगल बेसिस पर जैसे कि जो रूल बोलते हैं हाउस के उसके बेसिस पे हो सकता है। वाइल द रूल ऑफ द हाउस प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशंस ऑफ द एमपीज, जब वाइल मतलब क्या, जब रूल ऑफ द हाउस प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ एमपीज द मेंबर कैन ऑल्सो एक्सपेल्ड थ्रू दिज रूल्स, जब रूल ऑफ द हाउस प्रोवाइड्स, हाउस का रूल क्या प्रोवाइड करता है कि जब सस्पेंशन होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो जो मेंबर है कैन ऑल्सो बी एक्सपेल्ड थ्रू दिज रूल्स, और वह मेंबर ये सब रूल से भी वह एक्सपेल्ड हो जाएगा, हटा दिया जाएगा उस सब रूल से उनको। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एक्सक्लूशंस, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर कैसे कर सकते हैं, एन एमपी फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रांच ऑफ द प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कैन बी सस्पेंडेड थ्रू द हाउस ऑफ द फेस एक्सपल्सन्स, मतलब जब भी कोई एमपी मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को पाया जाएगा गिल्टी किसके, द बीच ऑफ द प्रिविलेंस को लेकर या कंटेम्पमेंट ऑफ द हाउस को, जो अगर हाउस को वो कंटेम्प्ट करते हैं तब, तो कैन बी सस्पेंडेड, किसके द्वारा सस्पेंड किया जाएंगे, फ्रॉम द हाउस और द फेस ऑफ द एक्सपल्सन, मतलब हाउस के द्वारा वो फेस करेंगे किसका, तो एक्सपल्सन का। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर अ लीगल
इम्यूनिटीज इंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री प्रिवेंट जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है कि वह लीगल इम्यूनिटीज़ को एंजॉय करते हैं बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स। जब तक वह मेंबर है लेजिस्लेटर का तब तक वह लीगल इम्यूनिटी उनको मिला रहता है। इन विच लेजिस्लेचर्स कैन ग्रांटेड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द सिविल और द क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर अ सर्टेन एक्शंस डन और स्टेटमेंट मेड इन द कोर्ट्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटर जो है वह ग्रांटेड प्रोटेक्शन उनको ग्रांट दिया जाता है, उनको प्रोटेक्शन का ग्रांट दिया जाता है किसके अगेंस्ट में, सिविल हो या क्रिमिनल लाइबिलिटी का, फॉर अ सर्टेन एक्शंस डन और स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। जब वह लेजिस्लेटिव ड्यूटीज कर रहते हैं तब वो कुछ भी एक सर्टेन एक्शन काम कुछ या सर्टेन काम से लेकर स्टेटमेंट दे देते हैं जब कोर्ट में ऑफ डे जब वो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज काम कर रहे होते हैं तब तक उनको क्या एक प्रिविलेज दिया जाता है, उनको तब तक लीगल इम्यूनिटीज इंजॉय करने का एक प्रिविलेज मिलता है। आर्टिकल 105 क्या डील करता है, तो डील्स द पावर एंड द प्रिविलेज ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड द कमिटी। जो आर्टिकल 105 है डील्स करता है क्या, द पावर एंड द प्रिविलेज ऑफ द बोथ द हाउस, दोनों हाउस के बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड द कमिटी। इस जो दोनों हाउस के लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर हैं एंड कमिटी हैं उन सबको भी प्रिविलेज मिलता है, पावर एंड प्रिविलेज मिलता है दोनों हाउस के मेंबर्स को भी और कमिटी को भी। आर्टिकल 194 आउटलाइंस द corresponding powers, privileges and immunities of the states legislatures and their members and communities। जो आर्टिकल 194 है आउटलाइंस करता है क्या, तो corresponding powers किसके corresponding powers को भी और privileges को भी and immunities of the state legislatures के immunities को भी and their members of the committee और उसके मेंबर और कमिटी को भी किसके स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज डिफाइंड एज एनी एक्ट्स और ओमिशंस। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस को डिफाइन किया जा सकता है कैसे, कोई भी एक्ट्स और ओमिशंस के which obstructs और impeded either house of the parliament in the performance of its functions। which obstruct मतलब वह obstruct करेगा और impairs either house of the parliament और कोई भी हाउस में लोकसभा या राज्यसभा के हाउस में इम्पियर्स करेगा इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस और उसके परफॉर्मेंस का और उसके फंक्शंस का। which obstructs और impedes any members of the officers of such houses in the discharge of his duty। which obstructs करेगा क्या और impedes, एक मिनट, obstruct the implements any member of the office of the such house मतलब क्या है कि इम्प्लीज करता है, रोकता है और इम्प्लीज करता है कोई भी मेंबर का और द ऑफिस ऑफ द सच और कोई भी सच हाउस मतलब कोई भी ऑफिस का इन द किसमें, तो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी उसके ड्यूटी को डिस्चार्ज के लिए। और which has tendency डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस सच रिजल्ट्स और इसका टेंडेंसी क्या होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या रिजल्ट को प्रोड्यूस करे। पार्लियामेंट इज अ सोल अथॉरिटी टू ascertain। पार्लियामेंट क्या है, एक सोल अथॉरिटी है किसके, ascertain से इफ़ देयर हैज बीन ब्रीच और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। अगर कोई ब्रीच करता है और हाउस को कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट मतलब कोई भी ऑर्डर कंटेम्प्ट करता है हाउस का, तो इसलिए बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट क्या है, एक सेल अथॉरिटी से एसन करता है, असर्टेन करता है कि अगर कोई ब्रीच करता है या कंटेम्प्ट करता है हाउस का, तो नो कोर्ट इज इंटरेस्टेड विथ हिज पावर। तो कोई भी कोर्ट इंटरेस्टेड नहीं रहेगा किसके, उसके पावर से, विथ हिज पावर, पार्लियामेंट के। आर्टिकल 122 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, जो आर्टिकल 122 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग कैन बी क्वेश्चंस बाय द जुडिशियरी थ्रू आउट द कोर्ट्स हैव इंटरवेंस इन द सम केसेस। मतलब आर्टिकल 122 जुडिशरी का क्या कहता है, पार्लियामेंट मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 122 क्या कहता है कि पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग जो होगा
कैन नॉट बी क्वेश्चन होगा, उसका मतलब जुडिशरी में बाय जुडिशरी के द्वारा वो क्वेश्चन नहीं किया जाता है। कुछ इन इन किस में तो विद सम पावर से और द कोर्ट्स में इंटरवेंट विद सम केस, कुछ ऐसे केस को इंटरवेंट करने में, जो ऐसे कुछ केस हैं जो आर्टिकल 122 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के लिए वो जजमेंट की वो जुडिशियरी में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोई भी, ऑल्दो द कोर्ट्स हैव इंटरवेंट इन द सम केस, बट कोर्ट्स क्या कोर्ट्स है उसको वह इंटरवेन कर सकता है कुछ केस में पार्लियामेंट के जजमेंट के, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग के। इन द राजा रामपाल केस, जो जैसे कि राजा रामपाल केस हुआ था 2007 का, द कोर्ट अफेल्ड एक्सपल्सन्स ऑफ द राजा रामपाल but noted that the proceedings tend by the substantial illegal are open to the judicial scrutiny। राजा रामपाल केस में क्या हुआ था कि कोर्ट अफेल्ड हुआ था, कोर्ट आया था किस लिए था, एक्सपल्सन शब्द मतलब किसका था, जब एक्सपल्सन हुआ था राजा रामपाल से का, बट लेकिन नोटेड दैट प्रोसीडिंग ट्रेंड बाय द सब्सटेंशियल इलीगलिटी और ओपन टू जुडिशरी स्क्रूटनी। जुडिशरी स्क्रूटनी के लिए सब्सटेंशियल जो भी रहेगा वो सब जुडिशरी ओपन रहेगा जुडिशरी स्क्रूटनी के लिए, अगर इलीगल सब्सटेंशियल ट्रेंड होता है तो। अब उसके पहले ये देख लेते हैं कंपैरिजन्स ऑफ द इंडियन एंड यूएस फॉर्म ऑफ एक्सपल्सन्स। कंपैरिजन किया जाता है इंडियन और यूएस फॉर्म का इम्पल्स ऑफ एक्सपल्सन का, बेसिक किस पर, और इंडियन एक प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन और यूएस प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन्स। मतलब एक्सपल्सन्स मतलब कि हटा देना या किसी को बाहर निकाल देना या मेंबर के द्वारा, या अगर वह कोड ऑफ कंडक्ट करता है हाउस का, या जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि वह प्रिविलेज मिल रहता है बाकी वो भी मिसयूज करता है, या किसी से गिफ्ट लेकर हाउस में किसी का क्वेश्चन राइज करना, ये सब होते हैं। इस सब के कारण ही इम्पल्सन्स किया जाता है। उसी के बारे में बोल रहा है कि कंपेरिजन कर रहा है किसके बीच में, तो इंडियन एक्सपल्सन का और यूएस के एक्सपल्सन में क्या अंतर है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिस मतलब कंडक्ट दैट टू वारंट्स एक्सपल्सन्स, मतलब कंडक्ट करना वारंट एक्सपल्सन्स को लेकर है। मतलब कंडक्ट करना मतलब वारंट एक्सपल्सन मतलब किस लिए कंडक्ट किया जाता है, तो वारंट एक्सपल्सन लेकर, तो इंडियन प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन मतलब इंडिया में क्या है, तो बीच ऑफ द प्रिविलेज मतलब जो भी प्रिविलेज को बीच करेगा उसको अगर तो उसको निष्कासित किया जा सकता है, और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, और कोई भी हाउस को कंटेम्प्ट करेगा या डिस रिगार्डिंग रूल्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कोई भी क्या ब्रीच करेगा प्रिविलेज, जो उसको भी प्रिविलेज मिला हुआ है अगर उसको ब्रीच करेगा तब भी उसको निष्कासित कर, तभी उसको वारंट के हिसाब से मतलब कंडक्ट दैट वारंट एक्सक्यूशन तब भी उसको निष्कासित किया जा सकता है हाउस से, और डिसग्रेडिंग रूल्स, और जो भी रूल्स है प्रोसीड्यूर्स करने का बिजनेस ऑफ कंडक्ट का, और वो भी डिसरिगार्डिंग रूल्स करेगा प्रोसीडिंग ऑफ द बिजनेस है तभी उसको एक्सपल्सन्स किया जा सकता है। और यूएस में क्या है एक्सपल्सन का, कंडक्ट दैट वारंट में एक्सपल्सन के, तो नो लिमिटेशंस ऑन द कांग्रेसियल पावर्स टू डिटरमाइन व्हाट कंडक्ट्स वारंट एक्सपल्सन्स, मतलब कोई भी लिमिटेशंस नहीं है किस पर, तो कांग्रेसियल पावर में जो भी कांग्रेस के हैं लोग उसके मेंबर्स के पावर्स को कोई भी लिमिटेशंस पावर नहीं है टू डिटरमाइन मतलब डिटरमाइन कर सके व्हाट कंडक्ट वारंट्स एक्सपल्सन में क्या हो सकता है कंडक्ट मतलब वारंट एक्सपल्सन के लिए। मेजोरिटी रिक्वायर्ड्स क्या है, तो सिंपल मेजोरिटी इन द नीडेड, इसमें इंडिया में क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए 50+1% फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द मोशंस इन ईच हाउस, जो भी मोशंस लाया जाएगा उसको पास करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और वहाँ अमेरिका में क्या है, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड, वहाँ पे क्या चाहिए 2/3 मेजोरिटी
2/3 मेजोरिटी चाहिए हाउस में अमेरिका में। एथिक्स कमेटी क्या हो यहाँ पर, तो इन्वॉल्व्स ऑफ द एथिक्स कमेटी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एक्सपल्सन्स, मतलब इन्वॉल्वमेंट हमेशा नहीं रहेगा कोई किसी को भी इन्पल्सन करने के लिए, मतलब हमेशा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा इन्वॉल्व ही हो एथिक्स कमेटी। रिकमेंडेशंस फ्रॉम द एथिक्स कमेटी रिक्वायर, वहाँ पे क्या है अमेरिका में, तो यूएस में तो रिकमेंडेशंस जरूरी है, एथिक्स कमेटी का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, a total of the 17 MPs have been expelled, initiating a relative single procedure। तो अभी तक टोटल 17 MPs को एक्सपेल्ड कर दिया गया है। और यूएस में क्या है, तो ओनली 6 हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स हैव बीन एक्सपेल्ड, अभी तक वहाँ पर कितना, तो टोटल ओनली सिर्फ 6 हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव को ही एक्सपेल्ड किया गया है। इंडिकेटिंग रिलेटिव्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीडिंग, जिसमें इंडिकेटिंग करता है क्या, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीडिंग का, ये इंडिकेटिंग क्या करता है, एक सिंपल प्रोसीड्यूर का। अब जानते हम लोग लीगल बेसिस ऑफ सस्पेंशंस एंड एक्सपेंशंस ऑफ द एमपीज लीगल बेसिस क्या है सस्पेंशन और एक्सपल्शंस ऑफ द एमपीज का। एक मिनट, लीगल बेसिस ऑफ द सस्पेंशन एंड एक्सपल्शंस ऑफ एमपी, इसका लीगल बेसिस क्या है, तो इंश्योर स्मूथ प्रोसीडिंग्स, इंश्योर करना किसके लिए, तो स्मूथ प्रोसीडिंग का जो भी हाउस का है उसका प्रोसीडिंग क्या हो, स्मूथ हो और मेंटेन ऑर्डर, और जो भी ऑर्डर दिया जा रहा है वो ऑर्डर मेंटेन हो। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज द पावर टू द फोर्स अ मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो कि स्पीकर होते हैं, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होता है हाउस का क्या, कि वो मेंबर किसी भी मेंबर को हाउस से वो विड्रॉल कर सकते हैं। इन केस ऑफ द एक्सट्रीम मिसकंडक्ट, जो इन केस ऑफ जब अगर मिसकंडक्ट बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो द हाउस में भी अप्लेक्स अ मेंबर, हाउस क्या कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है किसका, मेंबर को, टू राइट द हाउस ऑफ द पर्सन्स, टू रीड द हाउस ऑफ द पर्सन्स हु आर अनटिल फॉर द मेंबरशिप्स, तो उसको रीड कर सकते हो हाउस से, टू द रीड ऑफ द हाउस, टू रीड द हाउस ऑफ द पर्सन, उस पर्सन को हाउस से रीड कर सकते हैं, हु आर अनफिट फॉर द मेंबरशिप, जो अनफिट नहीं है, अनफिट फॉर द मेंबरशिप, जो मेंबरशिप के लिए फिट नहीं है उसके लिए। रूल ऑफ द प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रिलेटेड टू सस्पेंशंस इन लोकसभा एंड राज्यसभा। रूल्स इन राज्यसभा, रूल नंबर 373, इट्स empowered the presiding officer to order the MP to withdraw during the remainder of the day's sitting। मतलब इम्पावर देता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर के, स्पीकर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा को, ऑफिसर टू ऑर्डर एन MP टू विड्रॉ ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डेज सिटिंग, जब भी रिमाइंडर वजह डे सिटिंग हो रहा है और उसमें कभी भी मतलब एक पावर दिया जाए प्रेसाइडिंग ऑफिसर को कि वह विड्रॉ कर सकते हैं MP को, वो जब भी डे सिटिंग हो रहा है, मतलब आज का दिन मान लो कि है डे सिटिंग है, आज लोकसभा का सदन को बैठा गया है और उसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर के पास पावर है कि वह जितने भी रिमाइंडर हैं ऑफ द डे सिटिंग का उस तक वो विड्रॉ कर सकते हैं MP को। जितने भी रिमेनिंग डे है उसको सिटिंग के उसको MP का पावर है। और रूल नंबर 374 में क्या कहा जाता है, इट्स अलाउड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू नेम द लेजिस्लेटर्स एंड देन द मोशंस कैन बी मूव्ड to suspend the MP for a period not exceeding the remainders of the sessions। मतलब रूल नंबर 374 में क्या बोलता है कि ये अलाउ करता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर को, स्पीकर या प्रेसाइडिंग ऑफिसर को, कि टू नेम द लेजिस्लेटिव, उस लेजिस्लेटिव के नेम से वह मोशंस मूव करे और सस्पेंड कर सकते हैं MP को फॉर अ पीरियड, एक पीरियड के लिए,
नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर्स ऑफ द सेशन, एक रिमाइंडर सेशन तक नहीं, नॉट मतलब एक सेशन के लिए भी ये उसको एक्सीडिंग नहीं कर सकते, बल्कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं उसको। और रूल नंबर 374A क्या कहता है, बॉट इन 2011 में लाया था, अलाउ स्पीकर टू नेम एंड MP, और किसी भी MP के नाम ले सकते हैं, हु विल देन ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड, जो ऑटोमेटिकली स्टैंड और सस्पेंडेड है फॉर अ 5 days और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन व्हिच इज लेस, मतलब वह 5 दिन के लिए भी और या रिमेनिंग जितने भी सेशन के रिमेनिंग डे हैं उसके लिए भी या उससे भी कम के लिए भी वह सस्पेंड कर सकता है, उनको हटा सकते, सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंशन स्टैंड ऑटोमेटिक स्टैंड सस्पेंड पर रख सकते हैं। और राज्यसभा में क्या बोला जाता है, तो रूल नंबर 255, इट अलाउज द चेयरमैन टू डायरेक्ट एनी मेंबर्स टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस फॉर डिसऑर्डिनरी कंडक्ट, मतलब जो राज्यसभा का रूल है 255 में बोला गया कि चेयरमैन से ये अलाउ द चेयरमैन को अलाउ करता है क्या, टू डायरेक्ट एनी मेंबर, कोई भी मेंबर राज्यसभा के उनको विड्रॉ कर सकते हैं इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस से, घर से, फॉर किसके लिए, तो डिसऑर्डरी कंडक्ट के लिए, जो भी घर का कंडक्ट है वो लॉफुल ना हो या डिसऑर्डरी कंडक्ट कर रहे हैं वो मेंबर, तो उनको बाहर निकाल सकते हैं। रूल नंबर 256 में क्या बोलता है, इट्स अलाउ चेयरमैन टू नेम द मेंबर्स, मतलब चेयरमैन को अलाउ करता है नेम लेने के लिए मेंबर्स को नाम से, तो डिसरिगार्डिंग देयर अथॉरिटी और एब्यूजिंग द रूल, अगर वह अथॉरिटी को डिसरिगार्डिंग है और एब्यूज किए हैं रूल को, तो तब द हाउस में देन एडॉप्ट अ मोशन, तब हाउस क्या करेगा, एक मोशन एडॉप्ट करेगा, सस्पेंडिंग द मेंबर्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर्स ऑफ द सेशन, फिर एक मोशंस बनाया जाएगा और उसको जो भी मेंबर्स हैं जो डिसरिगार्डिंग किए हैं अथॉरिटी का या एब्यूजिंग किए हैं रूल का, तो उनको सस्पेंडेड किया जा सकता है, बट एक्सीडिंग नहीं कर सकता है रिमाइंडिंग सेशन से, जितने भी रिमाइंडर सेशन बच गए उससे उसको एक्सीडिंग नहीं किया जाता है, बल्कि उस मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है। अनलाइक द लोकसभा की तरह नहीं, अंडर 374 द राज्यसभा कैन नॉट सस्पेंड दिस मेंबर्स विदाउट पासिंग अ मोशन, बिना मोशन पास किए हुए राज्यसभा वो अपने किसी भी मेंबर को, जो चेयरमैन है वो अपने किसी भी मेंबर को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट एक्सपल्सन्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस आर नॉट द सेम, ये समझ जाओ कि जो एक्सपल्सन्स है और डिस्क्वालिफिकेशन है वो एक तरह से सेम नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर बोथ एक्सपल्सन्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है क्या, दोनों के लिए, बोथ एक्सपल्सन्स प्रोवाइड किया गया है दोनों के लिए, किसके लिए, तो एक्सपल्सन्स के लिए भी और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अंडर डिस्क्वालिफिकेशंस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट कंटेक्ट द इलेक्शंस फर्दर व्हाइल अंडर एक्सपल्सन्स ही कैन सी, मतलब जब डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा मेंबर को, तो जो भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट जब उनको एक्सपल्सन किया जाएगा तब वह कर सकते हैं या कर सकती है। ऊपर में क्या थे हम लोग पढ़ सके क्या कंडक्ट होता है बिजनेस रिलेटेड सस्पेंशंस इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हम लोग जानते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा लोकसभा के हाउस में उसको डिस्क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं मेंबर को। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 102 of the constitutions of the India provides for the disqualification of the members under the certain conditions। अपने आर्टिकल 102 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स किया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स का अंडर सर्टेन कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन, इफ़ दे होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट्स अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर वह मेंबर बनते हुए भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए भी वो किसी भी ऑफिस में प्रॉफिट लेते, मतलब वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए हैं, क्या यूनियन में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, तभी उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया सकता है किसके अंडर, आर्टिकल 102 के अंडर में। इफ़ ही
इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स टू डिक्लेयर बाय द कोर्ट, अगर वह पागल है मतलब अनसाउंड माइंड है और स्टैंड्स सो और डिक्लेयर किया गया है कोर्ट के द्वारा, तब भी वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इफ़ ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वह एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तब भी उसको डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। अगर वह उन्मुक्त मतलब उसका दिवालिया घोषित हो जाता है तब भी उसको निकाल कॉन्स्टिट्यूशन से उसको डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ उसको मेंबरशिप से डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल के अंडर, तो 102 के। इफ़ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट्स और इज अंडर द एनी एक्नोलॉजमेंट्स ऑफ अलायंस टू अ फॉरेन स्टेट, अगर वह इंडिया का सिटीजन नहीं है और वॉलंटरी एक्वायर्ड कर लिया है, अगर सिटीजन रहते हुए भी, और मान लो कि इंडिया का सिटीजन और वॉलंटरी एक्वायर्ड कर चुका है क्या सिटीजन ऑफ द फॉरेन स्टेट का, तब भी उसको डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है मेंबरशिप से। और अंडर एनी एक्नोलॉजमेंट्स ऑफ द अलायंस टू द फॉरेन स्टेट, और किसी भी फॉरेन स्टेट से एक्नोलॉजमेंट अलायंस के अंडर में है तब भी उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया सकता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हाउस से। इफ़ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर वह इसलिए भी वह यदि वह और इसलिए भी डिस्क्वालिफाइड कर सकता है जब वो कोई भी पार्लियामेंट के अंडर के द्वारा एक लॉ बनाया जाए तब। क्राइटेरिया फॉर द डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, एक एक्ट्स बनाया गया रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स एक्ट, क्योंकि इसका नाम एक्ट्स का रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल क्यों रखा गया, क्योंकि जो भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं वो भी रिप्रेजेंट्स होकर मतलब पीपल के द्वारा ही इलेक्ट होकर आते हैं, और वह मेंबर में जो भी हाउस होते हैं लोकसभा राज्यसभा में उनको क्या होते हैं वह रिप्रेजेंट करते हैं पीपल का, इसलिए एक एक्ट बनाया गया उसमें क्राइटेरिया रखा गया क्या उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो एक्ट बनाया गया 1951 में, द क्राइटेरिया फॉर द डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स एक्ट में क्या है। A person's bill be disqualified if convicted and sentences to imprisonment for 2 years or more, एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया सकता है कब, यदि वह कन्विक्ट और सेंटेंसेस, अगर वह कन्विक्टेड है और उसको सज़ा सुनाया जाता है इम्प्रिजमेंट का 2 साल के लिए और उससे अधिक, तब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया सकता है मेंबरशिप से, मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से। इफ़ अ MP इज फाउंड गिल्टी, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिल्टी पाया जाता है ऑफ अ सर्टेन इलेक्शंस ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिस इन द इलेक्शंस, कोई भी MP गिल्टी पाया जाता है और उसको इलेक्शन में ऑफेंस मतलब कोई भी सर्टेन इलेक्शन में ऑफेंस पाया जाता है और करप्ट पाया जाता है, तो उसको उस डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर से, मतलब कोई भी गिल्टी ऑफ द कोई भी इलेक्शन ऑफेंस में गिल्टी पाया जाता है या करप्ट पाया जाता है, करप्ट प्रैक्टिस मतलब पैसा वसूल लेने में पाया जाता है तब। इफ़ एन MP हैज़ फेल्ड, और कोई MP फेल होता है टू लॉज एंड अकाउंट ऑफ हिज हर इलेक्शंस एक्सपेंसेस विद इन द टाइम, अगर वो अपने टाइम में लॉज पाया जाता है कि जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस है वो अपने अकाउंट्स में लिया है, लॉज किया है तब भी उसको डिस्क्वालीफिकेशन किया जा सकता है। माना कि अगर वह फेल हो जाता है कि लॉज एंड अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शंस एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इलेक्शन एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा वो करता है एक्सपेंसेस, तभी वो फेल हो जाता है, तब भी उसको जो टाइम विद इन द टाइम है तभी उसको क्या कर सकता है, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। 10th शेड्यूल्स है उसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल के अंदर एक इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में किसके, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल को। द कॉन्स्टिट्यूशंस also lays down that a person shall be disqualified from being members of the parliament if he or so disqualified on the ground of defections under the provisions of the 10th schedule, जो भी 10th शेड्यूल के अंडर में जो प्रोविजंस आता है 10th शेड्यूल के, अगर उस प्रोविजंस के अंडर में वो कोई भी MP डिस्क्वालीफाई है ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिटेक्शन में, तब भी उसको पर्सन शैल भी डिस्क्वालीफाइड हो सकता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से। अब आगे आते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों था,
तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट 75 एनिवर्सरी इन 2023। पिछले साल जो 2023 था उसमें एनसीसी ने एक क्या सेलिब्रेट किया अपना 75th एनिवर्सरी। एनसीसी क्या है? द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है किस पूरे वर्ल्ड में। अबाउट एनसीसी, एनसीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट्स 31 ऑफ द 1948। एनसीसी एग्जिस्ट में कब आया था? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के एक्ट्स 31 जो 1948 में एक्ट्स 1948 के नेशनल कैडेट कॉर्प्स 31 एक्ट के अंडर में एग्जिस्ट किया था एनसीसी। अर्लियर अ कमिटी हेडेड बाई, पहले किसके द्वारा कमिटी हेडेड किया जाता था? पंडित एच.एन. कुंजरू के द्वारा। रिकमेंडेशन अ कैडेट ऑर्गेनाइजेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेज एट नेशनल लेवल। मतलब पहले एक कमेटी हेडेड किया गया था पंडित एच.एन. कुंजरू के द्वारा और उनके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था कि कैडेट का मतलब एक कैडेट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, एक कैडेट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक कैडेट ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हो कहाँ पे? तो स्कूल में भी और कॉलेज में भी एक नेशनल लेवल पर। एम्स ऑफ एनसीसी, एनसीसी का एम्स क्या है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का? टू क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर सर्विस ऑफ द नेशंस। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि एक क्रिएट ये बनाता है एक ऑर्गेनाइज्ड और ट्रेंड और मोटिवेटेड यूथ को क्या? टू प्रोवाइड लीडरशिप, एक लीडरशिप भी प्रोवाइड दिया जाता है इन द ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सभी प्रकार के लाइफ के वॉक्स पर, एंड ऑलवेज अवेलेबल, और हमेशा अवेलेबल हो सर्विस ऑफ द नेशंस, जो नेशन के सर्विस के लिए। टू मोटिवेट द यूथ टू टेक अप करियर्स इन द आर्म फोर्सेस, यूथ को मोटिवेट किया जाता है कि वो आर्म फोर्स करियर में टेकअप ले आगे की ओर जाए। टू डेवलप्ड करेक्टर, कमांडरशिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सिक्योर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स एंड द आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस एमंग द यूथ ऑफ द कंट्री। यह डेवलप करता है करेक्टर को, एक कमांडरशिप को और डिसिप्लिन को भी। एनसीसी में डिसिप्लिन को भी उसको डेवलप करता है, एक लीडरशिप को भी डेवलप करता है, सेक्युलर आउटलुक को भी उसमें डेवलप करता है। क्यों? द स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर्स एंड द आइडियल्स ऑफ द देमसेल्फ, उसके अपन में ही एक स्पिरिट हो एडवेंचर के लिए, और आइडियल्स हो उसके अपने सेल्फलेस के लिए, और सर्विस एमंग द यूथ ऑफ द कंट्री, जो जितने भी यूथ हैं कंट्री के उन सब के अमंग में। इट्स अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यह क्या है? एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्राइजिंग टू किसके साथ में? तो आर्मी, नेवी एंड एयर विंग्स। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। एनसीसी डायरेक्टोरेट क्या होता है? तो एनसीसी एट द स्टेट लेवल इज डिवाइडेड इनटू 17 डायरेक्टोरेट्स। एनसीसी क्या है? स्टेट लेवल पे कितने में डिवाइडेड है? तो 17 डायरेक्टोरेट में डिवाइडेड है। इन विच ईच स्टेट और ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम अ डायरेक्टोरेट्स, जिसमें सभी स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का एक फॉर्म हुए कितने फॉर्म और डायरेक्टरेट एक डायरेक्टरेट में फॉर्म होता है। नेचर्स ऑफ द एनसीसी प्रोग्राम, इसका नेचर क्या है एनसीसी प्रोग्राम का? तो वॉलंटरी है। द स्टूडेंट्स हैव नो लायबिलिटी फॉर द एक्टिव मिलिट्री सर्विस, स्टूडेंट के लिए कोई लायबिलिटी नहीं रहता है, किसके स्टूडेंट के पास कोई लायबिलिटी नहीं है, किसके लिए? तो एक्टिव मिलिट्री सर्विस के लिए। एनसीसी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ द सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, एनसीसी क्या करता है? 3 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट देता है, कब? किसके अनुसार? तो बेस ऑफ द ड्यूरेशन के अनुसार, उसके ड्यूरेशन के अनुसार। कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनसीसी का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है? द असिस्टेंस ड्यूरिंग वार टाइम, जब वार टाइम्स हुआ था तब उस समय असिस्टेंस के द्वारा। ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार, जब 1962 में इंडो चाइना का वार हुआ था तब। इंडो पाक वार 1965 में भी और 1971 में भी, एंड कारगिल वार 1999 में। एनसीसी कैडेट्स प्रोवाइड्स इंस्ट्रूमेंट सेल्फ,
एनसीसी कैडेट्स जो है वो क्या प्रोवाइड किए थे, इंस्ट्रूमेंटल हेल्प किए थे। दे असिस्ट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन द स्टेट्स, जो एनसीसी के मेंबर हैं वो असिस्ट किए थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को, कहाँ, स्टेट्स में, लाइक जैसे कि हॉस्पिटल को, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट में, ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, रिफ्यूजी कैंप में भी, और फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स का, जितने भी सोल्जर्स हैं उनके फैमिली को। सोशल सर्विस में भी क्या, एनसीसी हैज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेंट इन द सोशल सर्विस एक्टिविटीज लाइक ब्लड डोनेट्स ड्राइव्स, एंटी पोलियो ड्राइव्स एंड प्लांटेशंस ड्राइव्स। मतलब बहुत सारे सोशल सर्विस में भी एनसीसी के हैं मतलब पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे कि जो भी ब्लड डोनेशंस ड्राइव्स होते हैं उसमें भी, एंटी पोलियो ड्राइव्स में भी, और प्लांटेशंस ड्राइव्स में, और बहुत सारे सोशल वर्कर्स में भी, सोशल सर्विस में भी। एनसीसी कैंडिडेट रिसेंटली लीड बिग्स लॉन्ग स्वच्छता ही सेवा। मतलब एनसीसी कैडेट जो है रिसेंटली लीड किए हैं बिग्स लॉन्ग, बहुत लंबा बिग्स के साथ क्या, तो स्वच्छता ही सेवा, जो स्वच्छता है वही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा। अ पैन इंडिया क्लीननेस एंड अवेयरनेस ड्राइव encompassing various impactful events aimed at fostering a garbage free India। मतलब ये अवेयरनेस ड्राइव किए हैं, किस लिए, तो पैन इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका एम क्या था, इसका इवेंट इम्पैक्टफुल एम क्या था, तो फॉरेस्टिंग गार्बेज फ्री इंडिया, फॉरेस्ट भी हो और फॉरेस्टिंग हो और गार्बेज फ्री हो, इंडिया क्या हो, गार्बेज फ्री हो, इनका एक एम था क्या, स्वच्छता ही सेवा का। रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क, वो और इनका क्या है कंट्रीब्यूशन एनसीसी का, तो रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में भी एनसीसी कैंडिडेट्स आर द फर्स्ट टू रीच द affected locations and provisions, provide selfless assistance to the victims during the calamities like earthquake, cyclone, floods, train accidents। मतलब रेस्क्यू होता है जहाँ पे भी रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में भी इंसिडेंट्स को पहले पहुँचते हैं, सेल्फलेस तरीके से सेल्फलेस असिस्टेंस किया जाता है उनको, क्योंकि जहाँ पे विक्टिम ड्यूरिंग क्लाइमेट, जहाँ पे अर्थक्विक हो तो वहाँ पे घर उड़ गिर जाता है या बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, तो वहाँ भी अपने काम करने के लिए आ जाते हैं। साइक्लोन जहाँ पे आती है, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ट्रेन एक्सीडेंट्स में भी। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द भोपाल गैस स्ट्रेटजी, जब भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुआ था 1984 में, तो एनसीसी कैडेट्स इमीडिएटली इंगेज्ड देमसेल्फ इन द इवैक्यूएशंस ऑफ द कैजुअलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिसिन्स। मतलब जो भी था, जब भोपाल ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, तो वहाँ एनसीसी कैंडिडेट से बहुत जल्दी इंगेज हुए, इमीडिएटली जल्दी ही इंगेज हो गए थे, अपने आप को इंगेज कर दिए थे, क्या के लिए, इवैक्यूएशन, मतलब वहाँ के लोगों जो भी कैजुअलिटी हो रहा था वहाँ उतने एरिया में, तो वहाँ जैसे कि मान लो यहाँ स्टेशन भोपाल गैस का यहाँ ऊपर था गैस वाला फैक्ट्री, तो यहाँ से जो गैस रिलीज हुआ था, तो इतने जो सर्किल एरिया में है वहाँ पर जितने भी कैजुअलिटी थे, जो लोग भी इफेक्टेड पर्सन थे, उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे थे मेडिसिन का, कि हाँ कौन सा मेडिसिन हो। इस पर एक मूवी भी आया है रेलवेज कर का, वेब सीरीज आप देख सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है वेब सीरीज, बहुत अच्छा बनाया है वेब सीरीज, एक्टिंग भी अच्छा भी है, बहुत अच्छा बना है। मतलब उसी भोपाल गैस स्ट्रेटजी पे ही वह द रेलवे मैन से नाम का, रेलवे मैन के नाम से वेब सीरीज आया, देख सकते हो आप लोग। और कंट्रीब्यूशंस, और क्या कंट्रीब्यूशंस है एनसीसी के, डेवलपिंग लीडरशिप एंड ऑफिस लाइक क्वालिटीज़ अमॉन्ग द यूथ। मतलब उसको डेवलपिंग हो, मतलब उसका लीडरशिप डेवलप्ड होता है, और ऑफिस लाइक क्वालिटीज़ आ जाते हैं उसमें, जितने भी यंग यूथ हैं उन सब में, पूरे यूथ के अमॉन्ग में ऑफिस लाइक क्वालिटीज़ उनको आ जाता है, लीडरशिप आ जाता है। इंक्रीजिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ में उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वह इंक्रीज होता है, ट्रस्ट इंक्रीज होता है, फ्रेंडशिप एंड पीस अमॉन्ग द कंट्रीमैन, और अपने लोगों के बीच में पीस भी उनको डेवलप्ड हो जाता है उनके अंडर में। एनसीसी वर्सेस नेशनल सर्विस स्कीम, एनसीसी और एनएसएस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वही एनसीसी वर्सेस नेशनल सर्विस स्कीम। वाइल बोथ आर, दोनों क्या है, वॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी इन नेचर है, दोनों वॉलंटरी हैं, और देयर आर द सर्टेन डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस बिटवीन एनसीसी एंड एनएसएस, पैरामीटर्स, मतलब उनका पैरामीटर्स के हिसाब से क्या है,
तो जैसे कि पैरामीटर्स में क्या मिनिस्ट्री आएगा, तो मिनिस्ट्री में क्या है, एनसीसी के क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। और एनएसएस क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में आता है एनएसएस का। और दूसरा पैरामीटर क्या है, तो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कब इस्टेब्लिशमेंट किया था एनसीसी को, तो 1948 में। और एनएसएस को कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो 1979 में। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, एम टू फोस्टर डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन को फोस्टर्स करना, सेल्फलेस यूथ लीडरशिप फॉर द नेशनल सर्विस एंड मिलिट्री करियर्स, मतलब सेल्फलेस हो उनका यूथ, जो सेल्फलेस यूथ हो, यूथ का सेल्फलेस यूथ हो, और लीडरशिप क्वालिटी हो, किसके लिए, तो नेशनल सर्विस के लिए और मिलिट्री कैरियर्स के लिए। और एनएसएस का क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी थ्रू द कम्युनिटी ऑफ द सर्विस। एनएसएस क्या है कि स्टूडेंट को डेवलप करना है, स्टूडेंट का पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करना है, किसके द्वारा, तो थ्रू द कम्युनिटी ऑफ सर्विसेज का कम्युनिटी के द्वारा। एस्टेब्लिशमेंट थ्रू, किसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया, तो नेशनल कैडेट क्रॉप्स एक्ट 31 ऑफ 1948, इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया एनएसएस का। हु कैन ज्वाइन, कौन ज्वाइन कर सकता है, तो जूनियर डिविजन्स विंग्स, जो भी जूनियर डिवीजन के हैं या जो भी विंग्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ऑफ 13 ईयर्स और मोर ऑफ द एज, जिनका जो स्कूल में है जूनियर डिवीजन, दो डिवीजन है उनका, एक जूनियर डिवीजन विंग्स है, एक जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग्स है, वह ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट्स, जो 13 ईयर्स स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द स्कूल, जो 13 ईयर्स और द मोर ऑफ द एज, जो 13 ईयर्स के अबव हो चुके हैं। अब दूसरा का कौन सा है, तो सीनियर डिवीजन विंग्स, सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग्स का स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज, इसमें क्या जूनियर में क्या आते थे, स्कूल से आते थे स्टूडेंट्स, और इसमें सीनियर में क्या है, तो कॉलेज से आते हैं स्टूडेंट्स, और वो एंड 11th and 12th क्लास के बच्चे। और इसमें कौन सा ज्वाइन कर सकते हैं, तो 11 और 12 क्लास के स्टूडेंट सिर्फ, मतलब स्कूल का नहीं है, 11-12 क्लास के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं आईटी सेक्टर के, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ द इंडिया, जो भी ग्रेजुएट में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल के जो भी हैं स्टूडेंट वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म पे आते ही छूटिया था, यूनिफॉर्म क्या है, कंपलसरी यूनिफॉर्म फॉर एनसीसी कैडेट्स, जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए क्या है, कंपलसरी यूनिफॉर्म बनाया गया है। बाकी एनएसएस के लिए क्या है, तो नो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्स फॉर एनएसएस वॉलंटरीज, जो एनएसएस ज्वाइन करेगा उनके लिए कोई भी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, बाकी एनसीसी के लिए कंपलसरी है यूनिफॉर्म। कंक्लूजन्स, empowered youth are pivotal for a nation सक्सेस, मतलब एम्पावर किया, मतलब यूथ को एम्पावर किया जा रहा है, आर प्रोवाइडल और pivotal for the national success. The NCC by the fostering characters एंड सेल्फलेस सर्विस, एनसीसी क्या है कि फोस्टरिंग कैरेक्टर्स है और सेल्फलेस सर्विसेज है, मतलब कोई भी उसको सेल्फलेस, मतलब कोई भी बेनिफिट के लिए नहीं है, सेल्फलेस सर्विसेज है। कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू शेपिंग द एम्पावर्ड यूथ ड्राइविंग इंडिया टुवर्ड्स द न्यू इंडिया, मतलब यूथ को एम्पावर दिया जाए और ड्राइव इंडिया को टुवर्ड्स अ न्यू इंडिया, मतलब इंडिया को ड्राइव किया जाए एक नया इंडिया के द्वारा। अब न्यूज इन शॉर्ट्स में कौन कौन सा न्यूज़ थे, तो पहला लोकायुक्त, द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल रिसेंटली पास द महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल 2022, जो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने अभी जस्ट पास किया है क्या, महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल 2022, रिप्लेसिंग द महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त 1971, जो उनका अपना पहले का महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971 का था, उसको रिप्लेस करके एक नया बिल पास किए हैं, जो उनका नाम है महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल 2022। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश लोकायुक्त इन 1971 फॉलोड बाय द उड़ीसा, मतलब महाराष्ट्र क्या है, एक पहला स्टेट बना था किसके बाद, तो उड़ीसा के बाद, जो 1971 में एक इस्टेब्लिश्ड किया क्या, लोकायुक्त इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी, लोकायुक्त क्या है, एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है,
to constitutes at the states level to look into cases of the corruptions against certain categories of the public servants and at state level। लोकायुक्त क्या है, एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है। वो कंस्टिट्यूट किया गया है कहाँ पर, तो स्टेट लेवल पर कंस्टिट्यूट किया गया है देखने के लिए लुक इनटू, मतलब केस को देखेगा, केस को कौन से केस को, तो करप्शंस का अगेंस्ट सर्टेन कैटेगरीज, मतलब करप्शन के केस को देखेगा कहाँ से, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द पब्लिक सर्विस के हैं जो स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस हैं उनके सर्टेन जो भी उनके सर्टेन कैटेगरीज के स्टेट लेवल पर पब्लिक सर्विस हैं उनके जो करप्शन केस को वो लुकआउट करेगा, देखेगा। और जो है लोकायुक्त कहाँ पे होता है, तो एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है जो कि स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, और इनका काम ये होता है जो भी सर्टेन कैटेगरीज के पब्लिक सर्विस के लोग हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो स्टेट लेवल पर उनके केस को वह मॉनिटर करेगा, उनके केस को वह देखेगा, करप्शन ऑफ द केस, जो भी करप्शन केस हैं उनके। इट ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू द अम्बस्टमेंट इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मतलब यह सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिन हुआ था, और कैन बी ट्रेस्ड, मतलब अम्बस्टमेंट इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे पहले हुआ था ये। एक मिनट, कौन पहले आएगा, लोकायुक्त, ये यहाँ पे आएगा सर। हाँ, इस एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल, राजस्थान महाराष्ट्र इस्टेब्लिश्ड बोथ द लोकायुक्त एंड द अप लोकायुक्त बट द उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश्ड जस्ट अ लोकायुक्त। जो राजस्थान और महाराष्ट्र है उन्होंने इस्टेब्लिश्ड लोकायुक्त। एक मिनट, हाँ इधर से यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर उसके बाद से वहाँ पे आएगा ईशो, फिर ईशो के बेस में यहाँ पे आ जाएगा। चलो ठीक है, सही है। एग्जाम्पल, राजस्थान और महाराष्ट्र इस्टेब्लिश्ड बोथ द लोकायुक्त जो राजस्थान है और महाराष्ट्र है दोनों क्या किया था, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को इस्टेब्लिश किया था। बट उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश सिर्फ लोकायुक्त को ही इस्टेब्लिश किया। सम लोकायुक्त नॉट इन द लाइन विद द 2013 एक्ट, कुछ ऐसे लोकायुक्त हैं जो नहीं लाइन करते किसके साथ में, तो जो एक्ट आया था 2013 में। फ्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव नॉट अमेंड द लोकायुक्त एक्ट्स to bring them in the line with the Lokpal and the Lokayukt Act 2013. Limited authority. It can suggest punishment against the offenders, but it is up to the states to accept the modify the suggestions. इसके अथॉरिटी क्या है, लिमिटेड है। यह सजेस्ट करता है पनिशमेंट अगेंस्ट द ऑफेंडर, जो भी ऑफेंडर उसके अगेंस्ट में, बट इट इज अप द स्टेट्स टू एक्सेप्ट और मॉडिफाइड सजेशन। बाकी यह स्टेट पर निर्भर करता है कि जो भी मॉडिफाइड और सजेशन दिया गया है उसको वह एक्सेप्ट करे या ना करे। इन 1966 फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ARC रिकमेंडेड, नहीं इसके बाद यही था, उसके बाद से यहाँ पढ़ना था, सॉरी कोई बात नहीं। इन 1966 फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ARC रिफॉर्म जो हुआ था पहली बार 1966 में, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी रिकमेंडेड क्या किए थे कि इस्टेब्लिशमेंट हो एक लोकपाल एट अ सेंट्रल लेवल एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। इस सेंट्रल लेवल पर लोकपाल का इस्टेब्लिशमेंट हो, स्थापना हो लोकपाल का, और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त का। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस लोकायुक्त थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो एक्ट आया था लोकपाल एक्ट और लोकायुक्त एक्ट 2013 में, वो प्रोवाइड्स किया किसके लिए, प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस, एक ऑफिस को स्थापित किया जाए किसका, तो लोकायुक्त का, थ्रू स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू।
अगर इशू फेस्ड बाय द लोकायुक्ट्स के द्वारा क्या कैसा इशू फेस किया जाता है। नॉन यूनिफॉर्मिटी, द स्ट्रक्चर ऑफ द लोकायुक्ट्स एंड देयर कैपेबिलिटीज आर वेरिएबल थ्रू आउट द स्टेट्स। मतलब नॉन यूनिफॉर्मिलिटी मतलब जो है वह नॉन यूनिफॉर्मिटी है, क्यों? क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ द लोकायुक्त एंड देयर कैपेबिलिटीज आर वेरियस थ्रू आउट द स्टेट। मतलब सभी स्टेट में अलग अलग प्रकार के उसके स्ट्रक्चर हैं, उनके कैपेसिटीज अलग अलग है, सभी स्टेट्स में वेरियस करते हैं। अब आते हैं वे फॉरवर्ड, मतलब उसके आगे क्या हो सकता है। तो मॉडल स्टेट लोकायुक्ट्स ऑन लोकपाल एंड लोकायुक्ट्स एक्ट 2013, मतलब मॉडल स्टेट्स है, मतलब स्टेट्स के लिए क्या होगा, लोकपाल एंड लोकायुक्ट्स एक्ट 2013 मॉडल स्टेट्स लोकायुक्ट्स ऑन प्रमोट्स डिजिटलाइजेशंस थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक लोकपाल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स। मतलब डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, कैसे? तो लोकपाल को ऑनलाइन कर तो इनिशिएटिव लाइक लोकपाल को ऑनलाइन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेन करेंगे उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। जब वो क्यों होगा? जब लोकपाल ऑनलाइन होगा तब। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उनमें रिफॉर्म करके, सच एज एडिक्वेट बजट, उसके लिए एक एडिक्वेट बजट हो, एक अच्छा बजट हो उसके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, और उसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मैन पावर बहुत सारे उनमें भी मैन पावर हो जो कि ये सब पर ध्यान दे। अब दूसरे न्यूज़ पे आते हैं। अब कितना बच गया? बस 20 पेज, एक पेज और एक 2 पेज 3 पेज है, बस जल्दी कंप्लीट हो जाए। कितना मिनट हो चुका है? 1.5 घंटा हो चुका है। ये भी 15 मिनट के अंदर में हो जाएगा ये सब भी कंप्लीट। इम्पीचमेंट इन यूएस एंड इंडिया, जो इम्पीचमेंट होते हैं किसी का, उनको यूएस और इंडिया में उसके लेकर, तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट टू फॉर्मली ओपन एंड इम्पीचमेंट इंक्वायरी इनटू द प्रेसिडेंट। जो यूएस हाउस है, जो यूएस हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोटेड टू फॉर्मली ओपन एंड इम्पीचमेंट इंक्वायरी इनटू द प्रेसिडेंट। मतलब यूएस हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूएस हाउस के, वो वोटेड करते हैं फॉर्मली, मतलब ओपन इम्पीचमेंट के लिए। एंड जो इम्पीचमेंट इंक्वायरी होता है किन के लिए? तो प्रेसिडेंट्स के लेकर। तो उसमें क्या करते हैं? फॉर्मली ओपन वोट करते हैं, वोट से फॉर्मली ओपन वोट से, और रिप्रेजेंटिंग है जो वोट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या इम्पीचमेंट इन यूएस और इंडिया का जो इम्पीचमेंट होता है उसके लिए क्या, तो अप्लीकेबिलिटी, मतलब अप्लीकेबिलिटी क्या है? तो यूएस में क्या है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल सिविल ऑफिसर्स, जितने भी प्रेसिडेंट, मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट है और जितने भी सिविल ऑफिसर्स हैं ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू इम्पीचमेंट। जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के सिविल ऑफिसर हैं वो सभी किसके अंडर में आते हैं? तो इम्पीचमेंट के अंडर में आते हैं। बट इंडिया में क्या है? ओनली प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट को ही इम्पीचमेंट कर सकते हैं। और 61 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का 61 आर्टिकल्स है उसके अंडर में। ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या है? तो ट्रीजन, मतलब कि ट्रीजन मतलब कि होता है कि देश के हित से लेके बाहर तक, जैसे क्रिमिनल, मतलब देश के विश्वासघात के लिए, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में, या जो भी बाहर के शत्रु हैं, विदेश शत्रु हैं, उनसे हाथ मिलाना या देशद्रोही करना या गद्दार करना, उसको हम लोग ट्रीजन में बोलते हैं। ब्रेवरी मतलब कि घूस लेना, किसी से पैसा ज़्यादा ले लेना या किसी को पैसा लेकर काम करना, रिश्वतखोरी, उसको हम लोग ब्रेवरी बोलते हैं। और ऑर्डर हाई क्राइम्स एंड मिसडेमिनर्स, और जितने भी हाई क्राइम्स है और मिसडेमिनर्स हैं उनके लिए भी यूएस में क्या ग्राउंड क्या है? इम्पीचमेंट का ग्राउंड ये सब है रीजन। बाकी इंडिया में क्या है ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट का? तो वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का
को वायलेशन मतलब वायलेशंस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तब उनके लिए इम्पीचमेंट किया जाएगा। प्रोसेस क्या है? द चार्ज, पहले चार्ज, एनी मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कैन ब्रिंग चार्ज ऑन द इम्पीचमेंट, मतलब कोई भी मेंबर हो ऑफ हाउस के, मतलब चार्ज कहाँ किस पर लगेगा? तो एनी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हाउस के हैं, कोई भी जो भी मेंबर हो वो ला सकते हैं कोई भी चार्ज ऑफ द इम्पीचमेंट, आ सकते हैं इम्पीचमेंट के चार्ज में। और इंडिया के केस में क्या है पहले, और इसमें है एक और है क्या, वोटिंग। उसके बाद क्या होगा? वोटिंग होगा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। जो यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस उनका क्या होगा? एक सिंपल, उसमें क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी होगा। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फॉर द ट्रायल, जो भी प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर्स हैं वह क्या करेंगे? ट्रायल के जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए। अब इंडिया के केस में क्या है प्रोसेस? तो चार्ज प्रीफर्ड बाय, किसके द्वारा चार्ज प्रीफर्ड किया जाएगा? तो आइडर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हो हाउस, जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रोवाइड सच चार्ज आर सीज्ड आर साइंड बाई एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब एक चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा कोई भी हाउस में, पार्लियामेंट के, आइडर लोकसभा में हो या राज्यसभा में, कम से कम चार्ज जो भी साइन होगा वो एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, कोई भी दोनों हाउस के मेंबर्स में से कहीं पे भी होगा, बाकी 1/4 मेंबर साइन करना चाहिए जो भी चार्ज प्रीफर किए जाएंगे। वोटिंग कैसे होगा? तो रेजुलेशंस needed to be passed by the not less than 2/3 of the total membership of the each house, हर एक हाउस से कम पास होना चाहिए कितना? तो 2/3 से कम नहीं, 2/3 टोटल मेंबर्स, ये लोकसभा राज्यसभा में से ये इनका भी 2/3 ईच हाउस से 2/3 मेंबर हैं जो पास करेंगे, तब जाके वो प्रोसेस होंगे, तब जाके वोटिंग के लिए प्रोसेस हो जाएगा। जो भी वोटिंग देंगे तो 2/3 होना चाहिए दोनों हाउस से। वंस पास्ड इन वंस हाउस, अगर एक हाउस में पास हो जाता है, इट सेंड टू अदर हाउस, जैसे मान लो कि लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में भेजेंगे, अगर राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में भेजेंगे। वेयर एन इन्वेस्टिगेशंस इनटू द चार्जेस प्रोसीड्स वोट ऑन रेजुलेशंस, वोट के अनुसार अब क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसका? तो चार्जेस जो भी प्रोसीड किया जाएगा प्रेसिडेंट पर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हाउस, कौन प्रेसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे? तो जो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वही प्रेसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव हाउस के, जो हाउस को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और यहाँ पे अमेरिका में क्या होगा? तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा ट्रायल का? तो चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए के चीफ जस्टिस। कंसिक्वेंसेस क्या है? तो इम्पीचमेंट सर्विस एज एन इंडिसमेंट नॉट रिमूवल, जो भी इम्पीचमेंट सर्विस है वो क्या है? एक तरह से इंडिस्टमेंट है बट रिमूवल नहीं है। आफ्टर इम्पीचमेंट के बाद क्या है? तो सेनेट अपर हाउस इज कन्वर्टेड लाइक अ कोर्ट, सेनेट जो वहाँ का अपर हाउस है वह सेनेट है जो वहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा? जैसे कि कोर्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड, प्रेसिडेंट जो है सिर्फ वह रिमूव्ड हो सकते हैं इफ़ एट लीस्ट 2/3 ऑफ द सेनेट वोट्स फॉर इट आफ्टर द हियरिंग, अगर 2/3 ही सिर्फ उनको वोट मिलता है, तब हियरिंग के वोट मिलता है जब उनके हियरिंग के बाद, तब क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट ओनली बी रिमूव्ड, सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव हो सकते हैं। एंड्रयू जॉनसन्स, बिल क्लिंटन एंड डोनाल्ड ट्रंप वेयर द इम्पीच्ड बट नॉन वेयर रिमूव्ड, इन लोग का भी इम्पीचमेंट हुआ था, बाकी लोग रिमूव्ड नहीं हो पाए थे। इम्पीचमेंट रिजल्ट्स इन द रिमूवल्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स फ्रॉम ऑफिस, जो भी इम्पीचमेंट रिजल्ट होगा रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट्स फ्रॉम द ऑफिस का, तो नो प्रेसिडेंट्स हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, अभी तक अगर इम्पीचमेंट रिजल्ट आ जाता है तो क्या होगा? वो प्रेसिडेंट ऑफिस से उनको रिमूव कर दिया जा सकता है। बाकी अभी तक इंडिया में टिल डेट 2024 17 जैन 2024 टिल डेट तक कोई भी प्रेसिडेंट को अभी तक इम्पीचमेंट नहीं दिया गया है अपने इंडिया में। नेक्स्ट आते हैं, 2 बिल्स ऑन द जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स प्रेसिडेंट्स एसेंट्स, दो बिल जो जम्मू एंड कश्मीर के 2 बिल पर प्रेसिडेंट्स ने एसेंट दे चुके हैं।
पहला क्या है, तो झारखंड रिजर्वेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2023, जम्मू एंड कश्मीर का रिजर्वेशंस है उसमें अमेंडमेंट करके 2023 को उसको भी एसेंस मिल गया है। इट्स अमेंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशंस एक्ट 2004 व्हिच प्रोवाइड्स रिजर्वेशंस इन जॉब्स एडमिशंस इन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स टू members of the scheduled caste, scheduled tribes and order society and educational backward class। मतलब ये अमेंड किया है, इट अमेंड जम्मू एंड कश्मीर के रिजर्वेशंस एक्ट ऑफ 2004 का जो था, 2004 का जम्मू एंड कश्मीर का रिजर्वेशंस एक्ट, उसमें अमेंड करके प्रोवाइड किया गया है क्या, तो रिजर्वेशन में, किसमें, तो जॉब में और एडमिशंस इन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसके उसमें उनके एडमिशन के लिए भी, टू द मेंबर्स ऑफ द, जो भी मेंबर्स हैं शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के एंड ओडर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है जॉब्स में भी और एडमिशन के लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, और वैसे सेक्शन जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए भी। अमेंडमेंट सब्सटीट्यूट्स बिग एंड अनप्रिविलेज क्लासेस, और अमेंडमेंट किया गया है, तो सब्सटीट्यूट्स किया गया है बिग एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस को, बिट किसके साथ, ऑर्डर बैकवर्ड क्लास एंड डिक्लेयर बाय द यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो यूटी और जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा डिक्लेयर किया गया बैकवर्ड क्लास उसके साथ में भी। The definitions of the big and underprivileged class is deleted from the acts, जो डिफिनेशंस था वो एक्ट में वहाँ से क्या कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है, बिग और अनप्रिविलेज क्लास का डिफिनेशन जो था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2023, दूसरा का क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2023, इट्स अमेंड्स द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2019, जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है, की हाईलाइट किया है। एक्ट्स इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स 114 फ्रॉम 107, पहले क्या था कि 107 ही नंबर थे, टोटल नंबर थे सीट्स में जम्मू एंड कश्मीर पर, अब उसको इंक्रीज करके 114 कर दिया गया है। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशंस एक्ट 24, सीट्स फॉर द असेंबली बिल रिमेन वैकेंट until the occupations in पाक ऑक्युपाइड कश्मीर सीजेज, जो थे एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के द्वारा क्या किया गया है, जो 24 सीट्स थे लोग, जो 24 सीट्स ऑफ असेंबली के हैं वो अभी भी रिमेन वैकेंट रहेंगे अनटिल द ऑक्यूपेशंस, जब तक उसको ऑक्यूपाइज नहीं कर लिया जाता है किस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के केस में, अभी भी वो वैकेंट रहेंगे 24 सीट्स। क्यों? क्योंकि कश्मीर जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पीओके है, वो भी तो अपने इंडिया का ही पार्ट है। हम लोग अभी भी उसके लिए सीट 24 सीट्स हम असेंबली में वैकेंट रखेंगे। ये भी अमेंडमेंट डाला गया है। Therefore, the effective stance of the Assembly is 83, which the amendment 6 into increase 90। पहले क्या था कि इफेक्टिव स्टैंड कितना था, 83 था, बस अब अमेंडमेंट करके इसको 6 इंक्रीज कर दिया है, कितना, 90 में 7 इंक्रीज किया, क्योंकि 107 था तो 7 इंक्रीज हुआ तो 114 हो गया। ऐसे ही रिजर्वेशन 7 सीट का रिजर्व रखा गया है, रिजर्व 7 सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 9 सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। रिजर्व 7 सीट्स, 7 सीट किसके लिए, तो शेड्यूल एससी के लिए और एसटी एससी के लिए 9 सीट्स। नॉमिनेशन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, किनके द्वारा नॉमिनेशन किया जाएगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स, मतलब जो नॉमिनेशन करा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो किनको द्वारा, तो अप टू कम से कम 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, जो कम्युनिटी, जो कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट होकर इधर से उधर चले गए थे, वही कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से। 1 मस्ट बी अ वोमेन, कम से कम एक वोमेन होना चाहिए। 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द कश्मीर ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, एक वैसे मेंबर होंगे जो एक मेंबर रिप्रेजेंटिंग करेंगे किसको, तो डिस्प्लेड पर्सन्स फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो पाकिस्तान की ओर से ऑक्युपाइड किया गया उसमें से एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंडर द एक्ट्स
SCBCS includes एक मिनट हाई कैन दैट हाउ इंटरप्रेट पोर्टल आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर वाला हो गया ना। उसके बाद से क्या है, पोस्ट ऑफिस एक्ट, हाँ इसके बाद से वो ऊपर जाएंगे। ठीक, अंडर द एक्ट्स SCBCS includes people residing in village declared as the socially and educational backward। जो भी पीपल विलेज में रिसाइडिंग करते हैं उसको डिक्लेयर किया गया कैसे, तो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड हुए। पीपल रेसाइडिंग इन द एरियाज, वैसे एरिया में जो पीपल रेसिडिंग करते रहते हैं एडजॉइनिंग द एक्चुअल लाइन ऑफ द कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर। जो मतलब जो पीपल रेसिडेंस करते हैं उस एरिया में जो इन्वाइनिंग करते हैं क्या, द एक्चुअल लाइन ऑफ द कंट्रोल, जो LOC है उसके, और इंटेलेक्चुअल बॉर्डर ऑफ बॉर्डर्स, और बिकर एंड अनप्रिविलेज क्लासेस सोशल कास्ट एंड एज नोटिफाइड, जो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा नोटिफाइड किया जाएगा उसमें जो भी होंगे बिकर एंड अनप्रिविलेज क्लासेस वो सोशल कास्ट, जो सोशल कास्ट के होंगे। चौथा, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, जो नया एक्ट आया पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, उसके बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट गेव, मतलब प्रेसिडेंट गेव एसेंट्स, बिना प्रेसिडेंट के एसेंट्स का कोई भी एक्ट बनेगा नहीं, कोई भी बिल एक्ट में चेंज होगा नहीं, तो वही बोला जा रहा है। तो प्रेसिडेंट गेव एसेंट्स टू पोस्ट ऑफिस बिल 2003 टू रिविलेटाइज पोस्ट ऑफिस, जो किस रिविलेटाइज करने के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए, जो 23 से टू रिविलेटाइज पोस्ट ऑफिस 23। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 बिल रिप्लेस इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस का रिवाइटलाइज के लिए, मतलब पोस्ट ऑफिस को पूर्ण जीवन देने के लिए भी, उसको पूर्ण जीवन देने के लिए, एक नया स्वरूप देने के लिए एक्ट्स लाया गया, पास की हो गया 2013 बिल। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2013 बिल रिप्लेस्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट्स 1898, जो अंग्रेज के समय का पोस्ट ऑफिस का बिल था 1898 का, उसको रिप्लेस करके एक नया बिल बनाया गया जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द वायसराय लॉर्ड एल्जिन सेकेंड। इसको कब इनेक्ट किया गया था, तो 1898 में। किनके द्वारा, तो जो टेन्योर थे वायसराय का लॉर्ड एल्गिन का, उनके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो टेन्योर था वायसराय का, उसी समय कब से कब तक था, तो 1894 से 1899। देयर वाज नीड ऑफ द न्यू एक्ट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस of Indian Post Office Act 1898 addresses to mainly mail services provides through the post office। हम लोग को एक नया, हम लोग को मतलब यहाँ पर क्या था, एक न्यू एक्ट जरूरी था। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का एड्रेस मेनली, उसका मेन एड्रेस क्या था, तो मेल सर्विस प्रोवाइड्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस, जो मेल होगा वही सर्विस प्रोवाइड करना, किसके द्वारा, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ऑल्सो टू इंश्योर बेटर गवर्नमेंट, और इंश्योर करना बेटर गवर्नेंस को, फॉर पोस्ट ऑफिस एज देयर सर्विसेज हैव डाइवर्सिफाइड बियॉन्ड द मेल्स सच एज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इंश्योर द स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम। मतलब इस ऑल्सो, और क्या था कि इंश्योर करना बेटर गवर्नेंस ऑफ किसके लिए, तो पोस्ट ऑफिस का, एज डियर सर्विसेज, और जो इसका सर्विसेज है डाइवर्सिफाई बियॉन्ड, जैसे कि मेल्स सच एज इंडियन पोस्ट पेमेंट। ऑल्सो इंश्योर करना कि जो पोस्ट ऑफिस के लिए इंश्योर करना बेटर गवर्नेंस, जो पोस्ट ऑफिस को चलाने के लिए, मतलब उसके पोस्ट ऑफिस के लिए बेटर गवर्नेंस का इंश्योर करना, और उसके जो भी सर्विसेज हैं बहुत, उसके पास जो सर्विसेज है डाइवर्सिफाइड हैं, जैसे कि मेल और इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक और इंश्योरेंस स्कीम, उन सबको जो डाइवर्सिफाइड इन लोगों के जो सर्विसेज है उनको भी अच्छे से गवर्नेंस करने के लिए। Concerns associated with FTSCS, lack of IT infrastructures and special training provisions to judge, inadequate number of the judge etc। मतलब कंसर्न एसोसिएटेड विथ
FTSC इधर है ना भाई, वही तो बोल रहे हैं, यहाँ के इसका इधर जाएगा, सॉरी। स्कीम हो गया था। इसके बाद से हम लोग आते हैं यहाँ पर, विथ टाइम दे हैव इमर्ज एज of vehicles for the delivery of the variety of the सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है उसमें ये क्या कर रहे हैं, इमर्ज हो रहा है। जब व्हीकल फॉर द डिलीवरी ऑफ जितने भी वैरायटी ऑफ द सिटीजन सर्विस है उनके व्हीकल फॉर द डिलीवरी, उन व्हीकल फॉर द डिलीवरी के लिए उनका जो हो रहा है, एक इमर्ज हो रहा है क्या, एक व्हीकल बन रहे हैं डिलीवरी का, और बहुत सारे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में लेकर। की हाईलाइट्स ऑफ द एक्ट्स, ये जो एक्ट्स है इसका की है हाईलाइट्स क्या है, पावर टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल्स, पावर दिया गया है इंटरसेप्ट करने के लिए, कब क्या, पोस्टल आर्टिकल्स को इंटरसेप्ट। इट्स एम्पावर्स द ऑफिस टू इंटरसेप्ट ओपन एंड डिटेन एंड आर्टिकल्स व्हिच इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू पोस्ट ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। मतलब इनको पावर दिया गया है ऑफिस को कि इंटरसेप्ट करे और ओपन करे और डिटेन करे ऐसे आर्टिकल्स को which जो बैंक ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू पोस्ट ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स, जो पोस्ट के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं एक सर्टेन ग्राउंड्स पर। ग्राउंड्स इंक्लूड्स, कौन कौन से ग्राउंड्स इंक्लूड हैं इसमें, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के सिक्योरिटी के लेकर, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस को लेकर फॉरेन स्टेट से, और पब्लिक ऑर्डर्स, जो भी पब्लिक ऑर्डर्स में है, इमरजेंसी में, और पब्लिक सेफ्टी, और पब्लिक को सेफ्टी को लेकर वो सब ग्राउंड्स में जो है उसको इंटरसेप्ट करते हैं और ओपन करते हैं और डिटेन करते हैं आर्टिकल्स को, ये सब। इम्पोजिशंस फ्रॉम द लाइबिलिटीज, जो भी एक्सेम्पशंस फ्रॉम लाइबिलिटी से एक्सेम्पशंस, जैसे कि पीयू विल नॉट इंक्योर एनी लाइबिलिटी विथ रिगार्ड्स टू इट्स सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस है वह इंक्योर करता है, वो इंक्योर नहीं करेगा, पोस्ट ऑफिस ये नहीं करता है कोई भी इंक्योर एनी लाइबिलिटी विथ रिगार्ड्स टू दिस ऑफिस, इसके सर्विस के रिगार्ड्स, एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी प्रिस्क्राइब थ्रू द रूल्स, एक्सेप्ट सिर्फ उस रूल को, सिर्फ उसको छोड़कर जो इसके जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं पोस्ट ऑफिस के रूल में, और सारे जितने भी और सारे लाइबिलिटी और सारे जो भी सर्विसेज हैं वो इसके रिगार्ड्स, लाइबिलिटी के रिगार्ड्स में नहीं आएंगे। ऑर्डर, और दूसरा क्या है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट सर्विसेज विल बी अपॉइंटेड टू द हेड इंडियन पोस्ट। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं पोस्टल सर्विस का, वह अपॉइंटमेंट किए जाते हैं हेड इंडियन पोस्ट का। की कंसर्न क्या थे, वायलेशंस ऑफ द राइट्स टू प्राइवेसी डज नॉट स्पेसिफाई प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड फॉर इंटरसेप्शंस। प्राइवेसी के वायलेशंस जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, वो जो भी वायलेशंस होगा प्राइवेसी का वह उनको स्पेसिफाइड प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड पर नहीं करेगा, किस लिए, तो इंटरसेप्शंस के लिए। एग्जेम्पशंस फ्रॉम द लाइबिलिटी में कंप्रोमाइज कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, जो भी एग्जेम्पशंस है लाइबिलिटीज़ के द्वारा उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कस्टमर इंटरेस्ट को देखकर। डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई एनी ऑफेंस एंड पेनल्टीज, कोई भी जो है क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई एक तरह से क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं किए गए हैं कोई भी ऑफेंस को और पेनल्टीज को लेकर। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, FTSC स्कीम, जो स्कीम है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, उसके बारे में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशंस ऑफ द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, जो यूनियन कैबिनेट है वो अप्रूव कर चुके हैं कंटिन्यू करने के लिए किसका, तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को। स्कीम जो स्कीम है अंटिल मार्च 31 2026 मार्च तक। लॉन्च इन 2019, कब लॉन्च हुआ था, 2019 में। FSTS सेंट्रली स्पॉन्सर्स स्कीम क्या है, तो सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है, 2019 में लॉन्च किया गया था, और 31 2020 तक एक डेडलाइन दिया गया है कि यहाँ तक इस कंटिन्यू किया जाए। यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम को अंटिल मार्च कंटिन्यू किया जाए, कब तक, तो 31 मार्च 2026 से लॉन्च किया गया था 2019 में।
इज सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है एंड इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस। और किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। सेंट्रल शेयर इज टू बी फंडेड फ्रॉम द निर्भया फंड aimed at enhancing the safety and security for the women in the country। सेंट्रल शेयर इंटू मतलब सेंट्रल शेयर करते हैं किसमें? तो फंडेड फ्रॉम निर्भया फंड में, निर्भया फंड के द्वारा। और इसका एम क्या रखा गया है? तो इनहेंसिंग द सेफ्टी, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जाए किसके लिए? तो ओमेन के लिए पूरे कंट्री में। FTSCS डिजाइन एज अ डेडिकेटेड कोर्स, इसको डिज़ाइन कैसा किया गया है? तो डेडिकेटेड कोर्ट के द्वारा, डेडिकेटेड कोर्ट के जैसा इसका डिज़ाइन किया गया है। वेयर इस्टेब्लिश्ड, जहाँ इस्टेब्लिश्ड होते हैं फॉर हियरिंग के लिए, फॉर हियरिंग रेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट्स पोस्को केसेस। इसको ऐसा डेडिकेटेड कोर्स, मतलब ऐसा डिज़ाइन किया गया डेडिकेटेड कोर्स उसके लिए जहाँ पर हियरिंग हो सके रेप के लिए और पोस्को एक्ट केसेस का। पोस्को का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। उसके एक्ट से लेकर उसके हियरिंग के लिए इसको डिज़ाइन किया एक डेडिकेटेड कोर्ट के रूप में। इनैक्टमेंट ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स एक्ट 2018 which includes stringent punishment, includes the death penalty for rape offense, leading to the creations of the FTSCS। मतलब इनैक्टमेंट किया गया है क्रिमिनल लॉ में, जो कि अमेंडमेंट 2018 में हुआ। इसमें इंक्लूड किया गया स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, बहुत सख्त पनिशमेंट, मतलब डेथ, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी भी फॉर की कौन जो रेप ऑफेंडर्स है उनके लिए, और लीडिंग टू द क्रिएशंस ऑफ, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं क्रिएशंस ऑफ द FTSCS। और लीड किसके द्वारा लीड करेंगे? तो FTSCS मतलब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को लीड करते हुए। FTS फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आर लिंक्ड टू नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। इसको किसके द्वारा लिंक किया गया है? किसके साथ में? तो नेशनल जुडिशरी डाटा ग्रिड्स के साथ में इसको लिंक किया गया है। 761 FTSCS includes 414 exclusive POSCO courts are operationalized in 30 states and union territories which have resolved over 1.95 lakhs cases। 761 मतलब 761 ऐसे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जिसके साथ में मिले हुए हैं कितना 414 एक्सक्लूसिव पोस्को कोर्ट्स हैं, जो कि अभी ऑपरेशनलाइज मतलब अभी ऑपरेशनल में है। कहाँ पे? तो पूरे अपने ओवरऑल इंडिया में 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, जो कि अभी तक रिसॉल्व किए हैं कितने? तो 1.95 लाख केसेस को। Concerns associated with fast track special courts, lack of the IT infrastructure, special training provisions to the judges, inadequate number of judge। मतलब कंसर्न क्या हो सकता है FTSC के साथ में? क्या है? तो जो भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उसमें कमी है IT इंफ्रास्ट्रक्चर का, और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, जो भी स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए जज का वो भी प्रोवाइड में कमी है, और इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जज, और जज जो भी जितने भी जज हैं उनके नंबर में कमी है। बेनिफिट, इससे बेनिफिट क्या हो सकते हैं? तो लेजर द बर्डन ऑफ द केस, जितना भी ओवरऑल इंडिया में जो केस हैं उसका बर्डन कम हो जाएगा। एंडिंग सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो भी सेक्सुअल बेस्ड और जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं वो भी खत्म होगा। रिड्यूस पेंडिंग केसेस ऑफ द रेप एंड पोस्को एक्ट, जितने भी पेंडिंग केस है रेप एंड पोस्को एक्ट्स के अंडर में वो सब का भी रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि रिवीलिंग द बर्डन ऑन द जुडिशरी सिस्टम, जिससे रिवील मिलेगा जुडिशरी सिस्टम के बर्डन पर, जितने भी जुडिशरी सिस्टम पर जो बर्डन थे उससे रिलीफ मिलेगा। इंश्योर स्विफ्ट एक्सेस टू जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑन द सेक्सुअल क्राइम, इंश्योर किया जाता है कि स्विफ्ट मतलब जल्दी से एक्सेस हो जस्टिस को विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल क्राइम्स, जो भी विक्टिम है सेक्सुअल क्राइम के, थ्रू इम्प्रूव द फैसिलिटीज एंड द एक्सपेंडिटेड ट्रायल्स। किसके द्वारा? तो इम्प्रूव करके फैसिलिटी को और एक्सपेंडिटेड ट्रायल से। अब आते हैं ग्राम मानचित्र।
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के उन्होंने प्रमोटिंग किया है किसका, तो ग्राम मानचित्र का, टू फैसिलिटेट स्पेटियल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के हैं जो प्रमोटिंग कर रहे हैं, मतलब प्रमोटिंग कर रहे हैं किसका, तो ग्राम मानचित्र का, तो फैसिलिटेट करें टू टू स्पेटियल प्लानिंग, एक स्पेटियल प्लानिंग किसके द्वारा, तो ग्राम पंचायत के द्वारा। अबाउट ग्राम मानचित्र, इट इज ए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है, एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अप्लीकेबल एप्लीकेशंस लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज इन 2019 में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, था मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज के द्वारा, जो की है क्या है, एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका नाम क्या है, ग्राम मानचित्र। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो एनआईसी के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। इट हेल्प्स टू परफॉर्म स्पेटियल प्लानिंग एट ग्राम पंचायत लेवल विद द यूज ऑफ द जियो स्पाइटल टेक्नोलॉजी, ये हेल्प करता है क्या, परफॉर्म के लिए किसमें, तो स्पाइटल जो भी प्लानिंग है एट द ग्राम पंचायत लेवल, जितने भी मतलब स्पेशियल प्लानिंग, स्पेशियल, एक मिनट, इट हेल्प्स टू परफॉर्म स्पेशल प्लानिंग एट द ग्राम पंचायत लेवल विथ यूज ऑफ द जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें ये हेल्प करेगा कि परफॉर्म करने में स्पेशल प्लानिंग का एट ग्राम पंचायत लेवल पर, जिसके किसके यूज करके, तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को, जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग पढ़े कि स्पेशल प्लानिंग है किसके द्वारा, तो ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के द्वारा, मतलब बाई के लिए ग्राम पंचायत के स्पेशल प्लानिंग, तो उसने यहाँ पे बोला कि हेल्प करेगा किसके लिए, तो परफॉर्म करेगा स्पेशल प्लानिंग का, क्योंकि ग्राम मानचित्र है तो ग्राम का मानचित्र के लिए जो है तो ग्राम पंचायत के लेवल पर ही होगा, तो जो ग्राम पंचायत लेवल पर होगा किसको यूज कर कर, तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज कर कर यह परफॉर्म करेगा स्पेशल प्लानिंग पर, एक स्पेशल प्लानिंग बनाया जाएगा एक ग्राम पंचायत लेवल पर। इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करेगा, तो सिंगल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म टू बेटर विजुअलाइजेशन वेरियस डेवलपमेंट वर्क, मतलब यह प्रोवाइड करेगा एक सिंगल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म किसके लिए, टू बेटर विजुअलाइज वेरियस डेवलपमेंट वर्क, जितने भी ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं उसको विजुअलाइज करेगा, और प्रोवाइड करेगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, और प्रोवाइड करेगा क्या, डिसीजन सपोर्ट में, डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगा, और डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम कर, और डिसीजन लेने में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा किसके लिए, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए, क्या उसका प्लान कैसा होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट वर्क चल रहा है उसके हिसाब से, और क्या प्लान होना चाहिए, प्लान में चेंज होना चाहिए नहीं, और इससे और अच्छा प्लान बनना चाहिए कि नहीं, इस सब के लिए क्या लाएंगे, तो ग्राम मानचित्र। इराटा शायद लास्ट ही है पॉलिटिका, यहाँ लास्ट टॉपिक है पॉलिटिका। इराटा, कितने टाइम हो चुका है, 2 घंटा होने जा रहा है। इराटा, इन अक्टूबर 2023 मंथली मैगजीन आर्टिकल 1.2 क्रिमिनलाइज ऑफ द पॉलिटिकल and mentions lifetime ban for convicts from polls. Election Commission of the India had mentions it in the electoral reform proposal punished by it 2004 and 16. It is clarified that such ban was proposed by the election commissions for the civics for serious offence. अक्टूबर 2023 के मैगजीन में, मंथली मैगजीन में आर्टिकल 1.2 में, मतलब कि ये विजन के मैगजीन में इसके बारे में लिखा गया था, क्योंकि तो अक्टूबर के मंथ का मैगजीन में, क्रिमिनलाइज ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब क्रिमिनलाइज ऑफ लोग जो भी पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन है उसके बारे में, हैड मेंशंस लाइफ टाइम बैन, क्या मेंशन किया गया था, तो लाइफ टाइम बैन ऑफ द कन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स,
जो भी लाइफ टाइम बैन्स फ्रॉम द कन्विक्ट्स फ्रॉम द मतलब इलेक्शन लड़ने से उसके लाइफ टाइम बैन पर। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया हैज मेंशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रपोजल्स पब्लिश्ड बाय इट इन 2004 एंड 2016। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हैं ECI उन्होंने मेंशन किए थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रपोजल्स के लिए पब्लिश किया गया था कि कब 2004 में और 2016 में। इट इज़ क्लेरिफाइड, उसमें क्लेरिफाइड किया गया था क्या, द सच बैन वाज प्रपोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर कन्विक्ट फॉर सीरियस ऑफेंस। कुछ बैन प्रपोज किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब वो फॉर कन्विक्ट्स के लिए सीरियस ऑफेंस को लेकर। ये कंप्लीट हो गया और इसके पूरा डिटेल मतलब अक्टूबर 2000 मतलब पिछले साल के अक्टूबर वाले मॉडल मैगजीन में इसमें लिखा गया, कौन से आर्टिकल्स में, तो 1.2 वाले में। ये हमारे पॉलिटी कंप्लीट होते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं भी कोशिश करेंगे कि उसको भी एक ही दिन में कंप्लीट कर दिए क्योंकि ज़्यादा पेज नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजी में मिलते हैं कल, बाय।